चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और हर्षिता, मैं और वीरू रहेंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटे के लिए। और मार्केट में आज क्लियर कट सेलिंग, इनफैक्ट आज का जो सेल ऑफ है वो काफ़ी ब्रूटल है, क्योंकि आज का सेल ऑफ लीड किया है मार्केट में बैंक निफ्टी ने, और उसके अलावा साथ ही मिड कैप में भी आज ज़बरदस्त सेलिंग है। तो कुल मिलाकर जो दो पॉकेट्स होल्ड आउट कर रही थी रिलेटिवली, आज वहाँ सेलिंग है। खासतौर से बैंक निफ्टी देखिए, जो अगेन आपको बता रहा है कि मार्केट में किस तरीके की एफआई सेलिंग शायद हावी हो रही है इस समय। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, हालांकि ये चीज़ सुबह भी कही थी, कि बाज़ार काफ़ी ओवरसोल्ड है। पुट कॉल रेशियो अब 0.55 पर आ गया है। मुझे याद नहीं पड़ता हर्षिता, मैंने लास्ट टाइम कब पीसीआर देखा था 0.55 पर, शायद कोविड के टाइम पर रहा होगा। अदरवाइज 0.55 का पीसीआर आखिरी घंटे में अभी भी एक उम्मीद रहेगी कि मार्केट में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आए, और पहले हाफ में सब कुछ शायद एक बार के लिए आपने फ्राइडे का लो भी ब्रेक किया, उसके बाद शायद सेकंड हाफ में लास्ट आवर में कवरिंग आई, क्योंकि फेड का डिसीजन आना है। उससे पहले थोड़ा सा शायद शॉर्ट भी एक बार सोचें प्रॉफिट बुक करने का। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, जो एफआई बेयर्स हैं, अब इनको मैं बेयर्स भी नहीं कहूँगा, सिर्फ एफआई बेयर्स कहूँगा, एफआई बेयर्स हैं, उन्होंने पूरी की पूरी ग्रिप बना रखी है इस समय मार्केट के ऊपर। गुड आफ्टरनून अनुज इनफैक्ट इस महीने की शुरुआत हमने 24,008 के लो से शुरू की थी, और तब से अब देखेंगे ना तो हम ज़्यादा कुछ बढ़ ही नहीं पाए हैं। वो 14-15 ट्रेडिंग सेशंस और वहीं के वहीं फंसी हुई है रेंज। बिल्कुल। तो अब क्योंकि अब फिर से क्या चांसेस हैं कि 24,000 दोबारा टेस्ट हो सकता है, जिस तरह से जिस तेज़ी से मार्केट गिरा है इस पूरे हफ्ते। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। ये पूरी सीरीज़ में हम एक 800 पॉइंट के बैंड में रहे हैं। 24,000 का एक करीब का लो रहा है और 24,800 का हमारा हाई रहा है। उसको हमने 4-5 बार टेस्ट किया है। आज क्या हुआ है, आज जो हम सुबह एक बात कर रहे थे मैं और वीरू, कि आज हो सकता है मार्केट एक बार के लिए फ्राइडे का लो तोड़े और उसके बाद लास्ट आवर में एक शॉर्ट कवरिंग आ जाए। ये एक मेरा सुबह का थीसिस था। अब तक पहला पार्ट तो प्ले आउट हुआ है, फ्राइडे का लो वो टूट गया है। उसको टेस्ट किया आपने 24,180 का, उसके जस्ट नीचे जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए होंगे वो सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे। अगर यही एल्गो ट्रेडर चाहता था तो वो हो चुका है। अब 24,150 आया मार्केट में। अब कॉल प्राइसेस अगर 24,180 के नीचे बंद हुए अगर, तो बड़ा सपोर्ट फिर सीधा 24,000 पर है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ऑब्वियसली एक पहली बात तो यह कि बाइंग का टिकना मुश्किल है। जब तक एफआई की सेलिंग नहीं कम होती तब तक बाइंग का टिकना इस समय, किसी भी रैलिंग का टिकना मुश्किल है। लेकिन प्योरली फॉर लास्ट 1 आवर मैं जिस तरीके से कॉल डेटा देख रहा हूँ, जिस तरीके से पुट कॉल रेशो देख रहा हूँ, मुझे हैरानी नहीं होगी एक बार के लिए अगर मार्केट यहाँ से आपको 100 पॉइंट की मूव दिखा दे तो 24,200 से 24,300। क्योंकि जो शॉर्ट हैं, वो शॉर्ट जो बैठे हैं वो 24,700, 24,600, 24,800 जो बैठे हैं, उनको 3 दिन में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। 3 दिन क्या 2 दिन में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। और एक कल फेड का डिसीजन आना है। कल फेड के डिसीजन से पहले शॉर्ट भी एक बार चाहेगा कि बुक कर ले, क्योंकि क्या है ना, यूएस मार्केट भी वीक रही है इस इवेंट में। बाई चांस अब सबने मान लिया कि हॉकिश पॉज आएगा, बाई चांस चेयरमैन साहब ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे यूएस में आज बहुत बड़ी रैली आ गई अगर, तो कल एक गैप अप भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ आज आखिरी घंटे में पॉसिबल शॉर्ट कवरिंग आए। लेकिन बैंक निफ्टी आज बहुत वीक हुआ है। आज बैंक निफ्टी 10 और 20 डेमा के नीचे है। आई थिंक सुबह क्लियर हो गया था जब वो उसने 20 डेमा को और फ्राइडे कल के लो को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया। वो जो 52,700 का लो था उसको बिल्कुल वो 52,700 का उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया, और उसके बाद से वन वे जिस तरीके से वो गिरा, और अब 10 और 20 डेमा के नीचे 52,000 पर हल्का सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर, और उसके बाद सीधा 51,500 पर। और एक दिक्कत फिर से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में वो एफआई की सेलिंग शुरू हुई है। वो जो अगर एफआई 6,000 करोड़ बेचेंगे तो वो कहाँ बेचेंगे? सबसे पहले इन 2 बैंकों में सबसे ज़्यादा होल्डिंग उनकी यहीं पर है। तो इसके लिए ये लीड कर रहा है मार्केट को। लेकिन मेरी अभी भी एक होप है, और शायद मैं गलत हूँ, लेकिन अगर मेरा थीसिस सही होगा तो आज आखिरी के 1 घंटे में कवरिंग आनी चाहिए। हो सकता है मार्केट मेरे फेस पर अंडा फेंक कर मारे और लो पर जाके बंद हो, वो भी हो सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी तो है कि शायद एक लास्ट के घंटे में कवरिंग आ जाए। मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है। फिंगर्स क्रॉस कि वो लास्ट आवर में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग का कुछ राहत इस बाजार को मिले, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून अनुज। कुछ स्टॉक्स का जिक्र मैं करता हूँ। दवा सुबह से अगर आप देखें दवा यहाँ पे अच्छी कर रही है, और मैं जो स्टॉक पिक करूँगा, हालांकि अब इंट्राडे में मेरे को कोई रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है तो मैं इसको स्किप करूँगा। फार्मा को एज ऑफ नाउ, कोफोर्ज मिड कैप आईटी में अभी भी स्टॉक ये अच्छे स्टैट्स लेकर ट्रेड करता हुआ। निफ्टी आईटी अभी भी 88 अंकों पर आपकी स्क्रीन पे 1% बिल्डअप 9500 के एज को टेस्ट करता हुआ। सो स्टैट्स चार्ट्स अभी भी अच्छे यहाँ पर है, बाजार का कॉन्फिडेंस अभी भी कायम है।
दूसरा दैट्स आई थिंक यूएसएल, ये सुबह भी मैंने मेंशन किया था, अभी भी मेंशन कर रहा हूँ, करीब करीब 1% ऊपर। स्ट्रॉन्ग स्टैट्स, हाँ 1600 के एच पे थोड़ी टर्बुलेंस है, बट स्टिल सब्सटेंशियल लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे हुआ है यूएसएल में, करीब 5,27,000 शेयर, 5% का बिल्डअप है। दोनों स्टॉक्स में ओआई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और तीसरा वो है नेगेटिव साइड पे, शॉर्ट साइड पे प्लेस है, दैट्स टाटा मोटर्स। एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन, इसने एक जो लो था, स्विंग लो, जिस पर शायद होल्ड करने की अपेक्षाएं थी 3rd वीक ऑफ आई थिंक नवंबर, उसके लो को तोड़ दिया। करीब करीब 762 पे प्लेस था वो। काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, इनफैक्ट ह्यूज शॉर्टिंग हुई है, 33 लाख शेयर का बिल्डअप यहाँ पे। सो पेन में टाटा मोटर्स, कोफोर्ज, कंस्ट्रक्टिव, लॉन्ग और साथ ही साथ यूएसएल। हर्षदा जी हाँ, आज इनफैक्ट फार्मा और लिकर स्टॉक्स यहीं पर सबसे ज़्यादा एक्शन बना है। उन काउंटर्स पर आएंगे, लेकिन फटाफट से आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स पेश करेंगे, फिर जानकारों से बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे। तो आज फिर से एक और सत्र जहां पर बिकवाली का दबाव इस भारतीय बाजार में हावी। 3% का नुकसान टाटा मोटर्स झेल रहा है, पावर ग्रिड 2.5% नीचे। तो बीईएल, एनटीपीसी में भी हम देख रहे हैं 2-2.25% के नुकसान पर ही कारोबार है। एनएमडीसी आज का बड़ा एक्सीडेंट है। वहीं पीवीआर, आइनॉक्स, पिरामिड एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन, ये दूसरे ट्रेड्स जहां पर बिकवाली का सिलसिला हावी। लेकिन आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज, जिसको सपोर्ट मिला है करीब 2% ऊपर, 2.5% की तेजी ट्रेंड पे। विप्रो, सन फार्मा, ये दूसरे हल्की बढ़त वाले काउंटर्स आपको जरूर दिखाई दिए हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में एक बड़ा मूव, ऑरबिंदो फार्मा, लुपिन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस मार्केट ने पकड़ी जरूर है। अब इस मार्केट को ट्रेड कैसा करना है और अगले 1.5 घंटे में हम आपके सामने क्या कुछ पेश करने वाले हैं, उसका ब्यौरा मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। फंडामेंटल्स पर गौरांग शाह, टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ हमारा पैनल प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, चंदन तापड़िया, अमित सेठ, विकास सालुंके सब साथ देंगे। 2:15 बजे कंचन आपको बताएंगे ऑटो शेयरों में तेज गिरावट की वजह क्या है। साथ ही 2:20 पर सुदर्शन को भी जोड़ेंगे, जो आपको बताएंगे वाहन के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं। 2:25 पर मिताली जैन को जोड़ेंगे, सिप्ला में आज ब्रोकरेजेस क्यों बुलिश हो रही हैं उसका एक अपडेट। और साथ ही 2:30 पर सुदर्शन को दोबारा जोड़ेंगे, आयरन ओर पर जो बड़ी ड्यूटी बढ़ने वाली है उसके क्या मायने रहेंगे एनएमडीसी एंड द लाइक्स के लिए। 2:35 पर रोहन को जोड़ लेंगे और क्रिटिकल मिनरल पर इंसेंटिव शायद सरकार देने की तैयारी में है, उस पर डिटेल आपके सामने पेश किया जाएगा। 2:45 पर श्रेया बताएंगी पेंट सेक्टर में नुवामा की रिपोर्ट क्या कहती है। फिर आगे बढ़ते हुए 2:50 पर यतिन को जोड़ेंगे और सेबी की बोर्ड बैठक का एजेंडा क्या है उस पर खुलासा होगा। 2:55 पर मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़ने वाले हैं। फिर डीलिंग रूम का जायजा लिया जाएगा और क्लोजिंग की रणनीति बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स, और साथ ही क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का जो नाम है वो अगेन फार्मा, वही शायद दवा है जो टिक करे। स्टॉक का नाम है सिप्ला, 1478 पर ट्रेड करे। यहाँ बेसिक फॉर्मेशन है, जगह अच्छी है, सेटअप सही है। ट्रेड करा है 1478, स्टॉप होगा 1471, करीब 7 रुपए का। नियर टर्म टारगेट ऑन द अपसाइड 1500 के नजर आते हैं। सिप्ला में एक मौका तेजी की पोजीशंस का। मानस, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, खरीदारी करने का ट्रेड लेना है, ट्रेंड पे खरीदारी करेंगे, क्योंकि करीब 7-8 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज के पैटर्न और वॉल्यूम को देख के लग रहा है कि स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ज पे दिया है। तो 6990 के स्टॉप लॉस से ट्रेंड पे खरीदारी करनी है और 7325 के टारगेट सेट करने ही ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 7100 वाला कॉल ऑप्शन 160 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 104 रुपए 104 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए 275 के टारगेट के लिए। ओके, ट्रेंड 7117 पे ट्रेड करता हुआ अच्छी शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में आपके स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। और सेम इज द केस विद दैट कॉल, इस कॉल में भी यही हो रहा है। 7000 के ऊपर ये स्टॉक स्ट्रेंथ अमूमन रीगेन करता है। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड इस वक्त का? अनुज जी, गुड आफ्टरनून। अर्षदा मैम, वीरेन जी, औरबिंदो फार्मा पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सुबह से अच्छा मूव देखने मिला है और जबकि थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ भी थी इसमें, फिर भी स्टॉक ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। तो यहाँ पे 1225 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, 1270 के पहले टारगेट और 1290 के दूसरे टारगेट के लिए। ओके, औरबिंदो फार्मा ये इस समय पिक। अमित सेठ जी, आपके पिक?
आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की पिक रहेगी अल्केम लैब। अल्केम लैब लगभग 5500 पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो वीकली सपोर्ट जोन है और 200 डेमा है। यहाँ पे एक प्राइस और आरएसआई का डाइवर्जेंस है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स काफी अच्छे हैं। तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5400 और हमारे पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे 5600 एंड 5700 के। 600 5700 के लिए एक मौका अल्केम लैब्स में। तो अब तक देखिए वो फार्मा की तरफ ही रुझान क्लियरली, सिप्ला, औरो और अल्केम 3 फार्मा वाले ट्रेड्स आ गए। विकास, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षद जी। देखो ओवरऑल मार्केट का सेटअप यहाँ पे अभी थोड़ा सा सपोर्ट जोन तक आ चुका है, तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिल सकती है। मेरा भी बाय कॉल में यहाँ पे फार्मा से रहेगा। डॉक्टर रेड्डी वापस 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है आज के दिन में। तो डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे बाय करना है 1277 के ऊपर। मुझे लगता है ऊपर में 1340 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। और आज के डे लो का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है 1240 का। एक स्टॉप लॉस लगा के उसको बाय किया जा सकता है 13 से 40 के लिए। और यहाँ पे जो डेली चार्ट पे एडीएक्स और आरएसआई जो है यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है, एडीएक्स स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी में आते हुए देखने मिल सकता है। तो 1340 के लिए डॉक्टर रेड्डी पे यहाँ पे बाय करना। चलिए, ये इस समय कुछ टेक्निकल ट्रेड। अच्छा, गुरांग जी के पास जाने से पहले एक न्यूज़ एड्रेस करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है। प्राइवेट चीनी कंपनियों के लिए दोहरा झटका। लक्ष्मण जी को जोड़ते हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है एग्जैक्ट खबर और ये कब से इम्प्लीमेंट होगी न्यूज़? देखिए, जो चीनी कंपनियां हैं, खास तौर से प्राइवेट चीनी कंपनियां हैं, उनके लिए दो खबरें ऐसी हैं जो शायद उनको अच्छी न लगे। पहली खबर यह है कि चीनी कंपनियों से जो एथनॉल खरीदा जाता है, उस एथनॉल के लिए जो टेंडर डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, उस टेंडर डॉक्यूमेंट में इस बार पहली बार एक नई शर्त जोड़ दी गई है। वो शर्त यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो एथनॉल खरीदेंगी उनमें कोऑपरेटिव चीनी मिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोऑपरेटिव चीनी मिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसका मतलब यह है कि दूसरी जो चीनी मिलें थी, निजी चीनी मिलें थी, उनसे कम खरीदा जाएगा। पहले ये शर्त होती थी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उन कंपनियों से एथनॉल खरीदने में प्राथमिकता देंगी जिनके साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट किया हुआ है। उस शर्त को बदल दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। बता दूं कि यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल और एमआरपीएल, इन 4 कंपनियों ने मिलकर के यहाँ पे टेंडर जारी किया था 2024-25 के लिए, जो शुगर सीजन होता है उसके लिए 88 करोड़ लीटर एथनॉल खरीदने का। उसमें एक शर्त जोड़ दी गई है। चूंकि एथनॉल चीनी कंपनियों के लिए बड़ा मार्जिन वाला सौदा होता है, तो वहाँ पे एक निराशा हाथ लग रही है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि चीनी कंपनियां लगातार सरकार से मांग कर रही थी कि एथनॉल की कीमतें बढ़ाइए, जिस कीमत पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एथनॉल खरीदेंगी। अब सूत्र बता रहे हैं कि जितना चीनी कंपनियां चाहती थी उससे कम बढ़ोतरी की जाएगी। चीनी कंपनियां 2 से ढाई रुपये प्रति लीटर एथनॉल की कीमतें चाहती थी बढ़ोतरी की जाए, अब वो शायद 1 से 1.5 रुपये लीटर बढ़ाने पर विचार हो रहा है। तो वहाँ भी एक मायूसी हाथ लग सकती है। तो 2 बड़ी खबर है, 2 बड़ा डेवलपमेंट है। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों वाली खबर है, टेंडर डॉक्यूमेंट, वो तो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया, और एथनॉल के बारे में भी औपचारिक जानकारी आपको अगले कुछ दिनों में मिल सकती है। बड़ी डेवलपमेंट्स यहाँ पर आती हुई, और अब देखिए एक सिरे से वो स्टॉक्स डे लो पर फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो धामपुर हो, आपका बलरामपुर जैसे ट्रेड्स। इनफैक्ट वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो सबसे रेलेवेंट ट्रेड आपके लिए वो बलरामपुर चीनी ही रहेगा। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। गौरांग, बड़ी डेवलपमेंट है और अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव है कि जितनी मांग थी उतने तो प्राइसेस बढ़े नहीं, और दूसरा एक और झटका लगता हुआ टेंडर डॉक्यूमेंट के मद्देनजर। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इन चीनी कंपनियों में? क्या बिकवाली का जोर और बढ़ सकता है? दबाव आ सकता है। अर्षदा, धन्यवाद आपका, सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो 2 तरफा झटका मिला है कुछ चीनी और एथनॉल उत्पादन करने वाली कंपनियों को, और ये दिक्कत हमेशा रही है अर्षदा। पहले चीनी को लेकर के भी थी जब सरकार की नीति आती थी, क्योंकि गन्ने के दाम एक तरफ, चीनी के दाम एक तरफ। अब गन्ने में से चीनी के बनाने के प्रयास में आप एथनॉल बनाते हैं, तो वहां पर थोड़ी बहुत रियायत थी, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रति लीटर के दाम बढ़ रहे थे एथनॉल के। और अब ये सरकार के तरफ से कुछ घोषणा हुई है, तो इससे शायद थोड़ा बहुत दबाव पूरे चीनी क्षेत्र पर बढ़ सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था बैलेंस शीट पर, एथनॉल की बिक्री, उसमें से आय और मुनाफा।
अगर इस पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है और कुछ शर्तें रखी जाती हैं तो शायद नतीजों में इसका असर पड़ सकता है। एक बात अच्छी हुई कि बलरामपुर चीनी अब वायदे का हिस्सा है नहीं, मैं भूल गई थी कि वो जो बदलाव हुआ था इसमें से निकल गया, नहीं तो और टूटता है काउंट, फिलहाल 1.5% ही नीचे। बिल्कुल। गुरांग जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आपका खुद का स्टॉक आइडिया क्या होगा इस समय यहाँ का? तो अनुज भाई, हमने लार्सन एंड L&T टेक्नोलॉजीज, इस मध्यम वर्गीय आईटी क्षेत्र की कंपनी का चयन हमने किया है। कारण एक तो ये जो करेक्शन आया है वो थोड़ा बहुत निवेश लायक रणनीति आप बना सकते हैं, इतना बड़ा भी करेक्शन नहीं है। लंबी अवधि के लिए अगर आप लक्ष्यांक की बात करें तो करीबन 5,650 के आसपास के लक्ष्यांक है। शुरुआत कीजिए इस तरह से और धीरे धीरे करके आप अपना निवेश बढ़ाते जाएं। और हमारा अनुमान ये कहता है अनुज भाई कि नतीजों को लेकर के मेरे ख्याल से काफी सकारात्मक सा नजरिया आने वाले तिमाहियों में और अगले नए वित्तीय वर्ष में आपको दिखाई देगा आईटी क्षेत्र की कंपनी में। तो यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए, फिर शुगर से बात हुई और ये गौरांग जी की कॉल टेक्नोलॉजी सर्विसेज। मीनवाइल कुछ अब PSUs जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर है उनको डिस्कस में यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, डिस्कशन में इंक्लूड करते हैं। देखिए आइए NTPC, मेरे ख्याल से अगर मैं NTPC को इसके हिस्टोरिकल चार्ट्स पे देखूं तो ये NTPC के करियर का वर्स्ट फेज है। वर्स्ट फेज ये शुरू हुई थी जर्नी इसकी करीब 444 से 11 अक्टूबर को प्राइस था 340। आशीष बहती जी, इतना आई थिंक पेन तो शायद लास्ट टाइम 2008 में ही था। अब ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, अब ये बहुत शॉर्ट होल्डर्स से इस पर ग्रिप ली हुई है। कहाँ जाता दिखाई दे रहा है आपको? और अभी भी डाउन साइड प्ले करने की गुंजाइश है या फिर आप अवॉइड करेंगे कंसिडरिंग कि बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड है? जी, वीकनेस तो काफ़ी है और हमें लग रहा है कि यहाँ से भी वीकनेस बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। और जो जून में जो लो लगे थे या एटलीस्ट जो क्लोज रहा था वहाँ तक ये शायद क्लियरली जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो 330 एंड 325 तक का जोन इसमें अभी खुला है, लेकिन इन लेवल्स पे शॉर्ट नहीं करना है। कोई पुल बैक आता है तो वहाँ पे शॉर्टिंग की जा सकती है। किसी के पास पोजीशन है शॉर्ट की तो 349 का एक स्टॉप लॉस लगा के जरूर बने रहे। अगर किसी को फ्रेश शॉर्ट करना ही है तो इसे ऑप्शन के थ्रू ही ट्रेड करना ज्यादा बेटर रहेगा। 340 की जो कॉल है 4 रुपए के करीब ये चल रही है, उसमें खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 2 रुपए का, तो सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस है। और इसमें जो टारगेट देख रहे हैं वो करीब 10 रुपए के पहले टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, NTPC और शॉर्ट रन राइज और एग्जिस्टिंग शॉर्ट पे करीब 300 नहीं पुट है डॉक्टर साहब प्लीज़ 300 इंचेस के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे नेगेटिव व्यू है। मैं PSUs में स्टे करूँगा और अभी गेल को लेके आइए 194। आई थिंक मिड सितंबर लास्ट सितंबर तक का इसका मूव बहुत स्ट्रॉन्ग था। अमित जी, आपका टेक मैं गेल पे चाहूँगा। आप गेल को देखिए, अगेन रिवर्सल आ गया 200 EMA की ट्रेजेक्टरी से छोटे एवरेज को नहीं काट पा रहा है। इट्स 194। एक बार प्लीज़ OI रखिएगा स्क्रीन पे। आप गेल को कैसे प्ले करेंगे? और यहाँ पे जो लास्ट वीक का स्विंग लो था, मतलब लास्ट मंथ का, वो था करीब 181। उसके टेस्ट होने के, रीटेस्ट होने के चांसेस कितने लग रहे हैं आपको? वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्टॉक ने जो रिसेंटली पुल बैक आया था 50 डेमा पे जाके अराउंड वहां पे रेजिस्टेंस लिया और कल के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने एक बार फिर से 200 डेमा ब्रेक कर दिया और आज उसका एक फॉलोअप प्राइस एक्शन कैंडल देख रहे हैं और काफी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव है यहाँ पे। तो यहाँ पे देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये एक बार वापस 185 से लेके 182 रीटेस्ट कर सकता है। 199 पे यहाँ पे लगभग एक शॉर्ट इनिशिएट हुआ था, तो अगर थोड़ा सा कोई राइज आता है तो सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पे करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर होगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। ओके, ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर नेगेटिव है गेल में। चलिए अब फोकस करते हैं ऑटो सेक्टर पर। एक तो नवामा की कमज़ोर रिपोर्ट सेक्टर पर हावी है और दूसरा टू व्हीलर बिक्री पर वाहन का डेटा ख़राब आया है। दोनों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंचन और सुदर्शन जुड़े हैं। पहले कंचन के पास चलते हैं और जानते हैं कि ऑटो सेक्टर पर नवामा का क्या कहना है। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ऑटो सेक्टर की जो कमजोरी है वो भारत में ही कायम नहीं है, बल्कि अगर हम ग्लोबल आउटलुक देखें तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो ऑटो एंसिलरी है उसकी भी जो रफ्तार है कहीं ना कहीं हमें थमती हुई दिखाई दे रही है। कमर्शियल व्हीकल की बात करी जाए तो आगे चल के हो सकता है कि इसके नंबर हमें मिले जुले देखने को मिले, पॉजिटिव साइड की में ना देखने को मिले। इनफैक्ट जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है उसकी डिमांड भी हमें स्लोअर साइड पे देखने को मिल सकती है। ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में भी मंदी की आशंका
चिंताएं जताई जा रही है। और साथ ही साथ जो पैसेंजर व्हीकल है उसके सेल्स नंबर भी हमें नेगेटिव साइड पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर्स की, वहां का एक बार हाईलाइट देख लेते हैं कि किस तरीके का हमें ग्लोबली देखने को मिला था माहौल। इस टाइम पे हम बात करें अगर नॉर्थ अमेरिका की, तो वहां पे हमें HCV में 9% का कट देखने को मिला था। इनफैक्ट यूरोप में तो हमें 26% का डाउनसाइड देखने को मिला था। साथ ही साथ जो लग्जरी व्हीकल है जैसे BMW, टेस्ला, मर्सिडीज, इनकी वॉल्यूम में भी अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन आया था। अब ऑटो कंपनियों के लिए चुनौतियां क्या है? बेसिकली जो एक्सपोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं कमजोर बने हुए हैं। ऑर्डर फ्लो के चलते जो अर्निंग्स है वहां पे भी हमें एक दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे बड़ा डर है मंदी का, जिसके चलते ये जो सारे के सारे चीजें हैं हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो इससे आउटकम कर रही है, जैसे कि भारत फॉर्ज और सेमिल। इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन और जो अपनी जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है उसके चलते अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा खासा फोकस किया है। अब आगे के लिए क्या आउटलुक है? आगे के लिए शॉर्ट टर्म में हमें डेफिनेटली जो नतीजे आने वाले हैं वहां पे एक दबाव देखने को मिल सकता है। इन्वेंट्री जिस तरीके से बिल्डअप हो रही है वो सीधा सीधा नतीजों पे असर डाल सकती है। साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो है वो भी वीकर साइड पे बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से इंडियन मार्केट्स के लिए होप जताई जा रही है उसके चलते हो सकता है, और साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन से, कि वापस से हमें आगे अगले क्वार्टर्स में माहौल सुधरता हुआ दिखाई दे। लेकिन अभी के लिए नियर टर्म में तो माहौल अच्छा नहीं है। फिलहाल नियर टर्म में माहौल अच्छा नहीं और दबाव देखने को मिल रहा है। इस बीच एक और अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। 17 दिसंबर के जो वाहन के आंकड़े आए हैं वो भी एक तस्वीर आपके सामने पेश कर रहे हैं जो फिलहाल अच्छी नहीं दिख रही है। सुदर्शन हमारे साथ है। सुदर्शन, बताइए इस डेटा को कैसे पढ़ें, क्या कह रहा है, क्या संकेत दे रहा है? ऑटो सेक्टर में एक सेगमेंट जो कि अभी तक अच्छा कर रही थी वो थी टू व्हीलर। लेकिन अगर जो दिसंबर के फर्स्ट 2 वीक्स का अगर डेटा देखते हैं फ्रॉम वाहन, तो उससे ये पता चलता है कि ओवरऑल रजिस्ट्रेशंस दिसंबर 1 to 17 ओवरऑल रजिस्ट्रेशंस में 19% गिरावट देखने को मिला। और एक सेगमेंट जिसका परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा है वो है टू व्हीलर सेगमेंट। टू व्हीलर सेगमेंट का ओवरऑल रजिस्ट्रेशन 25% गिरा है। पैसेंजर व्हीकल का भी रजिस्ट्रेशन गिरा है, लेकिन दूसरे सेगमेंट्स के अगर जो कंपैरिजन करें तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। पीवी का रजिस्ट्रेशन 3% गिरा है। सो दिसंबर 1 to दिसंबर 17 2024 में टोटल रजिस्ट्रेशन था 9.78 लाख। अगर जो कंपेयर करते हैं 2023 में यही फिगर था 12.10 लाख। सो टोटल फॉल जो है वो है 19% का। और अगर जो व्हीकल कैटेगरी की बात करें तो ईवी इलेक्ट्रिक सेगमेंट अच्छा किया है, उसका रजिस्ट्रेशन 6% बढ़ा है, जबकि पेट्रोल सेगमेंट में रजिस्ट्रेशन गिरावट देखने को मिला और यहाँ पे भी गिरावट है 25%। और आज इस पे यूबीएस का नोट भी आया है। यूबीएस बोलता है कि दिसंबर में जिसका परफॉर्मेंस टू व्हीलर में सबसे खराब रहने वाला है वो है हीरो मोटर और बजाज ऑटो। दोनों के रिटेल सेगमेंट में गिरावट देखने को मिल सकता है 15%। और इसी के कंपैरिजन में टीवीएस मोटर और आयशर मोटर्स में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और यूबीएस के अनुसार एक सेगमेंट जो कि अच्छा कर रही है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये डेटा है फर्स्ट 2 वीक्स का। ये देखने को होगा कि अगले 2 वीक्स में ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस वाहन डेटा पे क्या रहता है। बिल्कुल। तो कंचन और रोशन, शुक्रिया ये पूरी जानकारी रखने के लिए। गौरांग जी, एक उम्मीद ये थी कि पिछला क्वार्टर भले ही ख़राब था, इस क्वार्टर में दिसंबर से शायद थोड़ा पिकअप देखने को मिलेगा। खैर, कुछ लोगों का कहना है कि दिवाली जो शिफ्ट हुई है उसका भी एक इम्पैक्ट आता है, लेकिन ऑटोज़ में खासतौर से टू व्हीलर्स में आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए अनुज भाई, दिसंबर एक ऐसा महीना होता है हर साल जहां पर बहुत सारे डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, ये हम सबको पता है। फिर वो चाहे 2 पहिया वाहन हो, 3 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो या फिर आपके कमर्शियल व्हीकल्स, इन्वेंट्रीज को खाली करना होता है, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद भले एक दिन पुरानी गाड़ी 1 साल पुरानी हो जाती है। ये एक मानसिकता है। जहां तक जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज का सवाल है, हम ये बिल्कुल मानते हैं कि छोटी अवधि में या फिर मध्यम अवधि में थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा परिवर्तन अगर आपका निवेश है इन सब कंपनियों में तो कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। दिक्कतें आती हैं, हर एक क्षेत्र में आती है, हर एक कंपनी में आती है, लेकिन फिर उन दिक्कतों का सामना किस प्रकार से वो क्षेत्र और वो कंपनी करती है वो देखना अनिवार्य है। और हमारे पास जो रिपोर्ट है वो आने वाले सालों में जिस प्रकार से नए लॉन्चेस होने वाले हैं, हमने साल के आखिर में महिंद्रा की तरफ से 2 नए ईवीज लॉन्च होते हुए देखे, बाकी अन्य नए लॉन्चेस देखे। हमने टाटा की तरफ से कर्व कुछ महीने पहले लॉन्च होते हुए देखी। तो लॉन्चेस को लेकर के और मार्केट में और अपना शेयर बढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। खाली दिक्कत यह है कि छोटी मध्यम अवधि में डिस्काउंट्स और थोड़ा बहुत सुस्तपन आंकड़ों को लेकर के बिल्कुल नजर आता है।
तो क्लियरली प्रेशर उस लिहाज से बनता दिखाई देगा। अनुज, मैं ना इसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रही थी जब कंचन कह रही थी कि टेस्ला, BMW एक्सेट्रा के लिए भी बिजनेस खराब है। टाटा टेक आप देखिए, क्योंकि इन सभी ऑटो कंपनियों के साथ टाटा टेक काफ़ी क्लोजली काम करता है, टाटा एलेक्सी काफ़ी क्लोजली काम करती है। आज 1.5% नीचे, ईयर टू डेट ये 22% के नुकसान पर स्टॉक है। इनफैक्ट टाटा टेक्नोलॉजीज मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे साल का। इवन एलेक्सी आप देखेंगे लगभग 17% ईयर टू डेट अंडर परफॉर्मर है। तो क्लियरली वो बिजनेस जो ऑटो कंपनियों का नहीं चल रहा है, इन कंपनियों पर भी भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा 100%। और ये तो अब F&O में भी आ गया, तो इससे भी इस पर एक इम्पैक्ट आ रहा है। और महंगा स्टॉक भी काफ़ी, उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। वैसे मैं पर्सनली स्पीकिंग मेरा मानना ये है कि अगर ग्लोबली ऑटो सेल्स कम हो तो वो एक अच्छा होगा, और थोड़ा अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ें तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा रहेगा। अब आप सबसे पहला सवाल पूछेंगे, अच्छा आप चलते हैं क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? देखिए जी, जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो मैं सिर्फ मेट्रो यूज़ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आप मेट्रो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अभी अनफॉर्चुनेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस लेवल का है नहीं मुंबई में जो आप यूज़ कर सकें। लेकिन आप कभी जैसे सिंगापुर जाएँ फॉर एग्जांपल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। न्यूयॉर्क में भी ऐसा ही है। तो ऐसे कई सिटीज़ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मुंबई भी एक ऐसी सिटी बने जहाँ पर सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपका काम चल जाए। वेदर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रॉब्लम क्या है कि मुंबई में आपने चलिए ठीक है एक बार लोकल ले भी ली, उसके बाद वहाँ से फॉर एग्जांपल हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दिक्कतें हैं। उसमें आप पैदल चल के जाएंगे तो फिर वो कपड़े चेंज करने पड़ेंगे आपको जाके सबसे पहले, तो ये मतलब थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन खैर एनीवे जो भी है, प्रेशर तो है स्टॉक्स के ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक बार चार्टिकली देख लेते हैं, इनकाउंटर्स को टटोल लेते हैं। टाटा एलेक्सी अमित अब तो वायदे बाजार का हिस्सा भी है, एक अंडर परफॉर्मर इस साल, 1.5% नीचे क्या, और ये नियरली 1% की नहीं, 7 रुपये नीचे, 1.5 तो आई थिंक टाटा टेक था। क्या और गिरावट की गुंजाइश दिख रही है क्या? मेजर अंडर परफॉर्मेंस दोनों स्टॉक्स ने दिखाई है इस पूरे साल। जी बिल्कुल सही कहा हर्षिता मैम आपने कि एक अंडर परफॉर्मर आया जहाँ की हमने देखा कोफोर्ज और परसिस्टेंट ने कितना अच्छा रनअप दिया, वहां पे टाटा एलेक्सी का रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी वीक है। लेकिन अगर अभी की हम बात करें तो स्टॉक अपने 200 EMA पे पिछले 8-9 दिनों से एक ऑर्डरली फैशन में कंसोलिडेट कर रहा है। मोमेंटम यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर एक बार स्टॉक 7500 के ऊपर निकलेगा जो इसका नेकलाइन है, तो यहाँ पे एक हम अप मूव देख सकते हैं। टिल द टाइम इट इज इन अ कंसोलिडेशन मोड और यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, तो बेस्ट अवॉइडेड। ओके, मीनवाइल TVS मोटर देखिए आप, आज सुबह भी हमने बात की थी कि सारे जो डेटा पॉइंट्स है उसमें एक TVS मोटर है जो शायद स्टैंड आउट करेगा। सो ग्रीन में भी लिया था आज हमने सुबह, और अच्छा मूव यहाँ पर डे हाई पर इस समय ये स्टॉक खुला, ये भी नेगेटिव में था। चलिए एक और स्टॉक की बात करते हैं। फार्मा कंपनियों में आज शानदार तेज़ी है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1% ऊपर है इतनी ख़राब मार्केट में। सिटी की रिपोर्ट के बाद सिप्ला में 2% की तेज़ी है। इस रिपोर्ट को रिव्यू करते हैं और चलते हैं मिताली के पास। मिताली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो सिप्ला की सिटी की बाई रेटिंग दी गई है और उन्होंने लक्ष्य दिया है करीबन 1800 रुपये का। दरअसल गेटेक्स के 2 पेटेंट्स की अप्रूवल मिलने की संभावना जताई जा रही है। दिसंबर 2023 में कंपनी ने अपने US पार्टनर के साथ एक ANDA फाइल किया था। जो प्रोडक्ट है उनका गेटेक्स, उसका US में मार्केट साइज $700 मिलियन का है। तो अगर ये डील अप्रूव हो जाती है तो सिप्ला के इनकम में हमें सालाना तौर पर 80 से 140 मिलियन डॉलर्स तक इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो कोड का पेटेंट जो है ये इशू अगर हो जाता है तो प्रोडक्ट लॉन्च 2026-27 के बीच हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही सिटी का कहना है कि जो US की पाइपलाइन है सिप्ला की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं वो, और उन्होंने बताया कि इसके कारण रेवेन्यू में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो अगर गेटेक्स का अप्रूवल मिल जाता है और साथ ही US की जो पाइपलाइन है वो अच्छी चलती है तो सिप्ला के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट उन्होंने जताया है। ओके मिताली, शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। सिप्ला पे कंस्ट्रक्टिव व्यू और ये रिपोर्ट जिसमें करीब करीब 1800 के लक्ष्य दिए गए हैं। गौरांग, आपका टेक सिप्ला पे, हालांकि सिप्ला में भी अगर आप लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद से देखें तो काफ़ी सॉफ्टनेस है इस दौर में। मेरे ख्याल से इसने करीब 1696 का हाई लगाया था, 1476। ये प्राइस री एंट्री करने के लिए सिप्ला में आप प्रेफर करेंगे या फिर कोई और फार्मा स्पेक? देखिए, जहां तक वीरेंद्र CDMO स्पेस की बात है तो सिप्ला और एक कुछ समय पहले कंपनी आई थी अकुम ड्रग्स करके, ये भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है CDMO स्पेस में। तो और जाइडस लाइफ जैसी कंपनियां हैं जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने दर्शाते हैं जहां तक एक्सपोर्ट मार्केट का सवाल है। सिप्ला पसंद आता है हमें, बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। और मुझे याद है हम इसी शो पर जुड़े थे उस दिन जब प्रमोटर स्टेक सेल की बात आई थी।
तब भी हमने तब कुछ निचले स्तर देखे थे, क्योंकि बाजार भाव से कुछ डिस्काउंटेड भाव में वो डील होने वाली थी प्रमोटर स्टेक सेल की। तब भी हमने निवेश करने की राय दी थी, आज भी है। 1700 के आसपास के हमारे लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए सिप्ला पर। ओके, सिप्ला पे आपका ट्रेक। इस बीच निफ्टी बैंक लेके आई। निफ्टी बैंक इज एट डे लो 50,000 52,000। और मेरे ख्याल से अगर मैं डेट यहाँ बताऊँ आपको तो 22 नवंबर के बाद निफ्टी बैंक अगेन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। तो आज क्या क्या तोड़ा? आज 20 तोड़ा ओपनिंग के बाद। आज 50 डे मार्क को तोड़ता हुआ 52,000 की स्ट्राइक पैकेट ट्रेड करता हुआ। हम शायद HDFC बैंक के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, ICICI बैंक की बात, बट एक स्टॉक जहां पे कोलैप्स होने का खतरा है, दैट आई थिंक एक्सिस बैंक। एक बार प्लीज अपनी राय रखिएगा। मानस एक्सिस बैंक पे 1119, और अब ये पूरा मल्टी मंथ बेस जो कि मेरे ख्याल से 6 मई से परसिस्ट करता है, मानस उसके टूटने के चांसेस हैं क्या? एक्सिस बैंक पे आपका टेक? तो बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, एक्सिस बैंक लगातार 200 मूविंग एवरेज के नीचे पिछले 3-4 दिनों से ट्रेड कर रहा था। अब क्योंकि एक जो सपोर्ट है वो है 1110 के आसपास। अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो मेरे ख्याल से उसके नीचे आपको 70-80 रुपए का डाउन साइड और देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1109 का स्टॉप लॉस कैश लेवल्स पे जरूर लगाएं। उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। और इसी तरह के कुछ पैटर्न इंडसइंड बैंक में भी है वीरेंद्र जी, वहां पर भी ध्यान रखिए। कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी आई थिंक 60-70 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अनुज, ये बैंक निफ्टी की प्लेसमेंट कैसी लग रही है? देखिए, सुबह 20 थोड़ा 52,500 का पुट राइटर के जोन को थोड़ा, नाउ इट्स रीचिंग 52,000। अब हमारे पास वीक स्ट्रक्चर्स भी हैं लाइक एक्सिस बैंक। हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स भी हैं जो कि FIs की सेलिंग को टारगेट हो रहे हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक में पहले से स्ट्रेंथ नहीं थी, तो HDFC बैंक, ये निफ्टी बैंक का प्रोस्पेक्टिव क्या बन रहा है अनुज? वीरू, जैसे आपने बोला, ये इंडेक्स, और इस इंडेक्स के साथ पता है इशू क्या है? ये इंडेक्स इतना लॉपसाइडेड है, जैसा आपने बोला आज खैर एक्सिस भी गिर गया। अभी 3-4 दिन पहले तक एक्सिस, HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों लाइफ टाइम हाई पर थे, और हमारी बात भी हुई थी कि काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद जब ये स्टॉक्स चलना शुरू हुए थे, दोनों लाइफ टाइम हाई पर थे। एकदम से, जिसे कहते हैं ना, वो मीम बनता है, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। 3 दिन में क्या चेंज हो गया? पूरी की पूरी वो FI सेलिंग वापस आ गई, और उसकी वजह से बैंक निफ्टी सिर्फ 600-700 पॉइंट दूर रह गया था ऑल टाइम हाई से, एकदम से देखिए 2 दिन में 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया। 1000 क्या, 1600-1700 पॉइंट गिर गया। तो ये लॉपसाइडेड इंडेक्स में ये दिक्कत हमेशा रहेगी, और इसके लिए जो हम बीच बीच में बात करते रहते ना कि आज दुग्गल साहब क्या बने, वो उसके ऊपर, तो आज FIs क्या करने वाले हैं, बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हो सकता है कल इनका मूड फिर बदल जाए, कल FI की अगर बड़ी बाइंग आ जाए तो यही स्टॉक आपको ऊपर भी ले जाएंगे। तो इसके लिए ये इसमें डे बाय डे, एवरी डे, जैसे कहते हैं ना, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, ये वो वाला मामला है इस समय बैंकों में। आपको रोज़ सुबह सुबह देखना है किस तरीके से मूड माहौल बैठ रहा है, और उस हिसाब से ट्रेड लेनी है यहाँ पर। और क्या वही चर्न फिर NBFCs पर भी भारी पड़ रहा है अनुज? फिर आप श्रीराम फाइनेंस का हाल देखिए, आप बजाज फाइनेंस का हाल देखिए। बिल्कुल, इनके केस में पता क्या है, श्रीराम फाइनेंस चला बहुत था। आई थिंक श्रीराम फाइनेंस मेरे ख्याल से इसमें वन वे रैली आई थी। इस साल का आउट परफॉर्मर था, इस साल का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर था मेरे ख्याल से। वहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उसका भी एक इम्पैक्ट आया था इस वजह से। लेकिन बैंकों पर तो क्लियरली पूरा का पूरा सेलिंग प्रेशर जो है वो FI सेलिंग का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। FI लेड है। गौरांग, ऐसी स्थिति में अगर FIs बेच रहे हैं और हमें हमारे बैंकों की काबिलियत पता है, क्या पोजीशंस आप लोग बढ़ा रहे हैं या फिर कॉशियस ही रहेंगे? देखिए, बिकवाली कब तक रहेगी? मेरे ख्याल से हमने अक्टूबर में, नवंबर में और ये दिसंबर का जो भी महीने में बिकवाली हो रही है, 1,50,000 करोड़ के आसपास की शायद बिकवाली देख ली होगी। ये मैं अनुमान लगा रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं, लेकिन 1,40,000 करोड़ का आंकड़ा आया था। अब कितने दिन बचे हैं? ये हफ्ता और अगला हफ्ता। ज्यादातर मेरे ख्याल से छुट्टियों पर चले जाएंगे, क्रिसमस की और न्यू ईयर की। उसके बाद मेरे ख्याल से स्थिरता बाजार में आना संभव है। छोटी मध्यम अवधि में मैं सक्षम नहीं हूं टिप्पणी करने के लिए हर्षदा, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया है तो एक चीज हम जीवजित में मान के चलते हैं कि अगर आपको नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, अगर आपको एक बहुत बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बनना है, तो आपको ऋण की मांग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, एक बात अलग है कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को लेकर के दिक्कतें हैं, रेट कट्स को लेकर के असमंजस परिस्थिति, लेकिन हम ये मानते हैं कि वित्तीय क्षेत्र आपके पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, जहां पर सरकारी बैंक, कुछ निजी क्षेत्र की बैंक और कुछ मजबूत MGSPs, ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना अनिवार्य है। और NBFCs में आपका टॉप पिक क्या रहेगा?
बजाज फाइनेंस से लेकर के अभी आप जिक्र कर रहे थे श्रीराम फाइनेंस का, चोलामंडलम, L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग, M&M फाइनेंस, ये कुछ डाइवर्सिफाइड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये कुछ कंपनीज हैं जो हमारी खरीदारी की सूची में है। तो बिग लिस्ट है, तो उस पर धीरे धीरे करके डिप्स में शायद खरीदारी करना शुरू करें। हम कहते तो रहते हैं कि एफआईएस कितना बेचेंगे, लेकिन इस पूरे साल इन्होंने सिर्फ बिकवाली ही की है, वो नल रुक ही नहीं रहा है। वो ऑलमोस्ट लाइक कहते चैलेंज ले रहे हैं हर्षदा, आप रोज पूछते हैं और कितना बेचेंगे, तो वो तो हम बताते हैं। हाँ, वो चैलेंज एक्सेप्टेड। तो ये वो वाला मामला आ चुका है कि चैलेंज एक्सेप्टेड, और है उनके पास इतना मार्केट में, तो वो बेचेंगे ही ना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ पता क्या हुई है, स्लोली एंड श्योरली कहीं ना कहीं रेगुलेशंस भी हर्ट किया है उन्हें, क्योंकि देखिए बड़ी मार्केट में हमारी एक मार्केट है जो एफआईएस को अब इस तरीके से टैक्स कर रही है। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 0 था, अब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ गया है। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन कैपिटल मार्केट पे क्यों ना टैक्स लगाया जाए जब बाकी चीज़ों पे भी टैक्स लगाते हैं। तो एक डेवलपिंग कंट्री के लिए ज़रूरी होता है फॉरेन कैपिटल, इसके लिए टैक्स नहीं लगाते हैं। हाँ। तो खैर एनीवे, अब उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि वो एक रेगुलेटरी इशू हो जाएगा इसके लिए, और उसमें आई एम श्योर कि रेगुलेटर्स के अपने रीजंस होते हैं टैक्स लगाने के, लेकिन वो भी एक कारण रहा है जो एक एफआईएस का मोह भंग इंडियन मार्केट से थोड़ा सा हुआ है। उनको ऐसी कई मार्केट मिलेंगे जहाँ पर वो वेलकम फील करेंगे, जहाँ पर जीरो टैक्सेशन है, तो वहाँ चले जाएंगे। तो ये भी ऑन मार्जिन मेरे ख्याल से एक फैक्टर रहा है कि टैक्सेशन जिस तरीके से बढ़ा है उसमें। तो कई सारे कारण शायद जिसके चलते बाजार पर भार वो लगातार बनता हुआ। अच्छा, इस बीच एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे एनएमडीसी का। एनएमडीसी भी आज आप गौर करें तो टॉप लूजर्स में शामिल है। वायदे के लगभग 7% का नुकसान इस स्टॉक ने आपको दिखाया है। CNBC TV 18 के हाथ एक्सक्लूसिव खबर ये लगी है कि कर्नाटक सरकार आयरन ओर पर ड्यूटी बढ़ा सकती है, और इसी के बाद स्टॉक में बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया। इस पर और डिटेल्स के लिए सुदर्शन को दोबारा जोड़ रहे हैं। सुदर्शन, बताइए। सूत्रों के अनुसार कर्नाटक गवर्नमेंट बहुत जल्द ही आयरन ओर पे इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर सकती है, और इसके लिए ड्राफ्ट ऑलरेडी सर्कुलेट कर दिया गया है और अनाउंसमेंट कुछ एक दिन में आ सकता है कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से। सो एक स्टॉक जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला वो है एनएमडीसी, और उसका कारण ये है कि टोटल मिक्स का कर्नाटक फॉर्म करती है 35%, और दूसरा स्टॉक जो जिसमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है वो है JSW स्टील। और इस फिजिकल में FY25 में अगर जो बात करें तो ड्यूटी से टोटल कर्नाटक गवर्नमेंट रेज करने की कोशिश करे 10,000 करोड़ से ज़्यादा। और दूसरा रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट ऑर्डर था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल चुका है, स्टेट्स को बेसिकली बोल चुका है कि रॉयल्टी पे आप रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स कर सकते हैं, और वो डेट है 2005 से। तो जो भी इंपोर्ट ड्यूटी होगा हाइक से पहले तक का, उस पे स्टेट रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स कर सकती है 2005 से। तो इसी के कारण दो स्टॉक्स जो कि फोकस में है वो है JSW स्टील और एनएमडीसी, और अनाउंसमेंट कर्नाटक गवर्नमेंट से हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इस समय एक न्यूज़ जिसका इम्पैक्ट आपको क्लियरली दिखाई देगा इस समय एनएमडीसी पर। स्टॉक करीब करीब 7% नीचे। गौरांग जी, खरीदेंगे एनएमडीसी 7% नीचे या अवॉइड? नहीं, खरीदारी की सूची में तो बिल्कुल है अनुज भाई, एनएमडीसी लंबी अवधि के लिए। और ये कर्नाटका में मुझे पता नहीं क्या मतलब प्रॉब्लम हो रहा है इस राज्य में। मेरे ख्याल से काफी कुछ दिक्कतें हैं, और जो चीजें अनिवार्य नहीं है तो उन पर भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत सख्ती और लगाम खींची जा रही है। अब असर और आने वाले समय में वास्तविकता क्या होता है, जमीनी स्तर पर क्या लागू होता है, वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल की परिस्थिति में हमारी खरीदारी के लिए और एक उदाहरण देना चाहूंगा अनुज भाई। आज सुबह हमने देखा विएटेक वबैक, सऊदी अरेबिया ने करीबन 2000 करोड़ के ऊपर के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो रद्द किए। स्टॉक मेरे ख्याल से एक समय पर 15-20% नीचे था, फिर धीरे धीरे करके रिकवरी आई। क्योंकि हम बात करें तो डिस्क्लोजर यहाँ भी देना अनिवार्य है कि विएटेक वबैक पर भी लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की रहे। देखिए, ये आपका समय और आपकी पेशेंस टेस्ट करेगा। अगर आपके पास दोनों है तो आप एक सक्षम निवेशक के रूप में उभर करके आ सकते हैं। तो खैर, अच्छे स्टॉक्स को खराब न्यूज़ पर ही बाय किया जा सकता है। एनीवे, एक बार स्टॉक लेकर आइए PVR आइनॉक्स का। और ये स्टॉक मैं क्यों इस समय रिविजिट कर रहा हूँ, जो हम दोपहर को बताते हैं ना बैन में कौन सी एंट्री एग्जिट होंगी, उसमें कई बार ट्रेड छुपी होती है। हमने बात भी की थी PVR आइनॉक्स पर। कल एक ट्रेड ओपन हुई थी जब वो जा रहा था टुवर्ड्स द एंड। कल उसने इंडिकेट कर दिया था कि आज किस तरीके का दिन हो सकता है यहाँ पर। और आई थिंक रिकॉर्ड सेकेंड वीक का जो बाहुबली 2 का रिकॉर्ड था वो
तोड़ने वाली है पुष्पा, और उसके बाद ये हाल है। मतलब इतनी ज़बरदस्त कलेक्शन, समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। तो ये एक केस स्टडी रहेगी, ये एक ऐसा टाइम फ्रेम जिसमें इंडियन मार्केट ने एक के बाद एक ऑल टाइम हाई ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर किए, लेकिन उसका रत्ती भर फायदा पीवीआर आइनॉक्स को नहीं मिला, और इनफैक्ट कंटिन्यूसली स्टॉक जो है वो अंडर परफॉर्म करता ही जा रहा है। वीरो कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप शायद? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अनुज, मतलब कोविड के बाद हर इंडस्ट्री रिकवर हो गई, एकमात्र अगर कोई रिकवर नहीं हुई तो वो ये है ना, पीवीआर। बिल्कुल। मतलब मैं लास्ट मूवी जब देखा था ना अनुज, मुझे देख के बड़ी दया आ रही थी, जितने लोग थे हॉल में, वाकई क्या करें। अच्छा एक बात तो है अनुज, मर्जर भारी पड़ने लगा है क्या? आई डोंट नो। मैं वही हर्षदा, मैं वही पूछ रहा था। नहीं, अब कैपेसिटी बिल्डअप हो गई है मर्ज के बाद, हाँ, वो भारी पड़ रही है क्या? नहीं, फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे तो लग रहा है कि अगर मर्जर नहीं हुआ होता तो और बुरी हालत होती। ये तो मर्जर के बाद एक क्योंकि मर्जर के बाद अब आप देखिए, देश में अगर आपको फिल्म देखनी है अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, तो कुल मिला के पीवीआर के ही सिनेमा हॉल्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम मुंबई वालों को चलिए ठीक है, आईमैक्स की एक आध स्क्रीन है, लेकिन वो बहुत दूर पड़ती है। लेकिन अदरवाइज आप या तो पीवीआर या आइनॉक्स, तो और टिकटें इतनी महंगी हो गई हैं अब। और देखिए वीरू, एक चीज़ है, फुटफॉल तो आ रहे हैं, पता है बात क्या हो गई सारी की सारी, मेरे ख्याल से अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ शायद मल्टीप्लेक्सेस को बहुत ज़्यादा पैसा मिल नहीं रहा है इन प्रपोर्शन ऑफ जो वो टिकटें बेच रहे हैं उसका। अब उसका वो प्रपोर्शन कोई बताता नहीं है, ये लोग बताते नहीं कि कितना अगर 1800 रुपये की टिकट बिक रही है फॉर एग्जांपल, उसमें से कितना, खैर कुछ हिस्सा सरकार का है, वो तो अपने आप चला गया, उसके बाद उसमें से कितना हिस्सा पीवीआर का है, कितना हिस्सा फिल्म प्रोड्यूसर का है, कितना हिस्सा उसके डिस्ट्रीब्यूटर का है। आई थिंक ये प्लस इवन जो फूड्स एंड बेवरेजेस बिजनेस है, जो इनका मेन कैश काउ है, उसमें भी आई थिंक थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आया। और इसको कॉम्पनसेट करने के लिए अब एक और चीज़ हो गई है, अब एडवर्टाइजिंग इतनी बढ़ गई है, कोई भी पिक्चर आप देखने जाएँ तो आई थिंक 20-20 मिनट की एडवर्टाइजिंग होती है, 15 मिनट की शुरू मूवी से पहले और 5 मिनट के इंटरवल में, आधा मूड तो वो भी ख़राब कर देती है। तो खैर जो भी है वो, ये सब चीज़ें मिलकर मेरे ख्याल से इम्पैक्ट डाल रही हैं। लेकिन कुछ तो है यहाँ पर कुछ तो है जो मार्केट को खटक रहा है, वरना इस तरीके से स्टॉक नहीं करता। आई थिंक वो प्राइसिंग वाले फैक्टर पर, यू नो, एटलीस्ट मैं प्रैक्टिकली हर वीकेंड एक मूवी देख लेती थी, बट आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम आई रियलाइज, हाँ प्रोहिबिटिव हो गया। हाँ, आप हर बार 2500 रुपए की टिकट नहीं खरीद सकते, बिल्कुल नहीं खरीद सकते। और स्पेशली अगर आपको पता है कि यू नो इट्स गोना बी एन ओके फिल्म, तो फिर आप सोचोगे कि रहने दो। एग्जैक्टली। पर अनफॉर्चुनेटली, हाँ जी, ये 2500 रुपए की टिकट का मतलब इंक्लूडिंग ये आप अपना खाना पीना लेके बोल रही हैं क्या? अब हाँ वीरू, वो उतना ही हो जाता है। हाँ, आप खाना पीना सब कुछ जोड़ के और अगर आप एक कायदे की फिल्म देखने जाओ पीवीआर के अच्छे थिएटर में वीकेंड पर, आपको महंगी टिकट मिलती है, आपको सस्ती टिकट नहीं मिलती है। मुझे याद आ गई बात, वो जब अनुज और मैं एक बार अजय श्रीवास्तव जी के साथ थे, उन्होंने यही कहा था कि भाई जनाब, आप वो जो बाकी खाने पीने का सामान है ना, वो सस्ता करिए, ताकि एटलीस्ट जहन में आए कि एक अच्छा वीकेंड स्पेंड करने के लिए आप एक अच्छे प्राइस पे एंटरटेनमेंट ले सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो आप सही कह रही हैं। खैर लौटते हैं एक बार फिर से बाजार की डिस्कशन पर। निफ्टी मीनवाइल डे लो की तरफ 24,171 पे और 52,022 पे डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। खैर मैं यहाँ से विषय को थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करने के लिए आया था, और यहाँ पे दो नीतिगत फैसले और कुछ नीतियाँ बन सकती हैं। एक तो है जो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, और साथ ही साथ बैटरी रिसाइकलिंग को लेकर। हमारे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त रोहन मौजूद भी हैं। रोहन, क्या महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले ले सकती है सरकार, और इस संदर्भ में कोई फैसला जल्द ही? जी बिल्कुल, एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मिशन बनाया है सरकार ने, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसकी घोषणा बजट में की जा चुकी थी, लेकिन अब इसका ड्राफ्ट तैयार है और अगले कुछ दिनों में ये कैबिनेट के सामने रखा भी जाएगा। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसमें कुछ जो मेन फैक्टर्स होने जा रहे हैं, 6 साल के लिए ये मिशन होगा। इसका जो पूरा मकसद होगा वो पूरे जो क्रिटिकल मिनरल, चाहे वो लिथियम हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, इसकी अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित कराना होगा और इसका पूरा एक इकोसिस्टम को सपोर्ट करना होगा। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा कि एक्सप्लोरेशन और माइनिंग, इसको सपोर्ट किया जाएगा। भारत में क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग नहीं के बराबर है, उन कंपनियों को सपोर्ट किया जाएगा जो इसकी प्रोसेसिंग में आएंगी। और लास्टली
जो बैटरी रिसाइकलिंग है उस पर खास फोकस होगा, क्योंकि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो आप रिसाइकिल कर सकते हैं बैटरीज के द्वारा। ईवीज की जो बैटरी होती है उसमें, या ऑफ ग्रिड जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें, उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। और इसके लिए एक PLI जैसी स्कीम की भी सरकार घोषणा बहुत जल्द कर सकती है। लगभग 1500 करोड़ के लगभग का अभी अनुमानित बजट इसका बताया जा रहा है। कुल मिलाकर 30,000 करोड़ 6 साल में खर्च करने की योजना है। और इसके जो नोडल मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस होगी। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल, एक रिजर्व रखा जाएगा। दुनिया में कहीं भी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम हो तो प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करें क्रिटिकल मिनरल के लिए, तो इसके लिए भी एक प्रस्ताव इसमें रखा जाएगा। अगले कुछ दिनों में हम इसे कैबिनेट में आता हुआ देखेंगे। ओके, चलिए, तो ये इस समय एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। चलिए अब आपको बताते हैं 4 का चौका का सीक्वेंस और वो स्टार्ट करेंगे उन ट्रेड्स को। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जायसवाल से, उसके बाद आशीष बहेती से के पास चलेंगे FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ जी के पास, और गुरांग जी के पास चलेंगे एक मिड कैप फंडा के लिए। मानस, आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए IGL के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। IGL कंसोलिडेट हो रहा था 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि फ्रेश ब्रेकआउट के लिए स्टॉक बिल्कुल तैयार है। तो 400 वाला कॉल ऑप्शन लेंगे IGL का। 7 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें 3 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 15 रुपए के टारगेट से करना है। ओके, तो ये फिलहाल IGL में एक अपॉर्चुनिटी करीब 4% ऊपर काउंटर और 400 वाला कॉल आप लेकर चले। आशीष बहेती, FNO सुपरस्टार। जी, हर्षिता मैम, TVS मोटर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। बहुत अच्छा मोमेंटम बना है और स्टॉक 200 डेमा के पास में बेस बनाकर अब स्विंग देने के लिए तैयार है। 20 डेमा रीगेन करता हुआ देखने मिला है और इसमें हमें लग रहा है कि 2500 का जो टारगेट है और उसके ऊपर बियॉन्ड के लेवल जल्दी देखने मिल सकते हैं। तो 2530 और 2550 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 2440 का, 2440 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, TVS मोटर्स दिसंबर फ्यूचर्स यहाँ पे बाय करने हैं। अमित जी के पास चलते हैं अब चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। अमित जी, क्या पिक कर रहे हैं आप चार्ट का चमत्कार? जी वीरेंद्र जी, मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ ही जाना चाहूंगा। यहाँ पे एक बेस बना के स्टॉक अपने स्ट्रक्चर से बाहर आया है। कल के सत्र में हमने रिकॉर्ड वॉल्यूम्स देखे थे और आज भी एक अच्छा खासा फॉलोअप एक्शन देख रहे हैं। तो इस कमजोर बाजार में इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो इसके साथ जाऊंगा। 1580 के लगभग प्राइस है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1560 का और टारगेट्स रहेंगे 1620 रुपए के। ओके, अब चलते हैं गौरांग जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। गौरांग जी, बताइए क्या चूज किया? तो अनुज भाई, मिड कैप फंडा के रूप में हमने एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है SRF, इसका चयन किया है, SRF लिमिटेड का। बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए 2665 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। मेरे ख्याल से उसी स्तर से ये स्टॉक नीचे आया है और काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। निवेश लायक रणनीति हो तो ये एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है। 4 प्रकार के ट्रेड्स यहाँ पे पिक किए गए। हमने शुरुआत की थी यहाँ पे सस्ता ऑप्शन से, आपकी स्क्रीन पे आएगा। पहला ट्रेड पिक किया गया। आइए देखते हैं ट्रेड्स को एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। पहला ट्रेड सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से आया था। मानस जी की कॉल थी दिसंबर की 400 की IGL की, पर पॉसिबल टारगेट ऑफ 15 ऑन द हायर साइड। और उसके बाद पिक किया गया आशीष बहेती जी का FNO सुपरस्टार। यहाँ पे ट्रेड था TVS मोटर्स करीब 2485 के प्राइस पे, 2530 का लक्ष्य यहाँ पे। अमित सेठ जी ने पिक किया USL करीब 1620 के लक्ष्य के लिए 1582 पे ट्रेड करता हुआ। और अभी अभी जो गौरांग जी की मिड कैप फंडा कॉल गई वो आपकी स्क्रीन पे SRF 2665 के स्तर पर। चंदन थापड़िया हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी वीरू, देखिए बाजार तो एक लिमिटेड दायरे में है। नीचे में बेस है 24,000 है, बट 24,444 का एक मेजर सपोर्ट था, उसने तोड़ा है। तो आई थिंक जो भी अब FMC के आउटकम रहेंगे उस हिसाब से बाजार ट्रिगर लेगा। बट 3 दिन में जो बिकवाली हुई है वो कहने के इंडिकेट कर रही है कि अपसाइड केप है। तो 24,444 हर्डल रहेंगे, नीचे में 24,000 के लेवल भी रीटेस्ट हो सकते हैं। कंसर्न ये है कि सिलेक्टिव स्टॉक्स में यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है, मेनली हेवीवेट्स काउंटर में। और बैंक निफ्टी की भी आप यदि बात करें तो यहाँ पे भी कंपेरेटिवली एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न बना है। 52,500 के अब हर्डल बन रहे हैं, नीचे में 51,500 तक के लेवल के लिए। काउंटर वाइज आप पूछोगे तो मेरे को एक काउंटर समझ में आ रहा है, बट अगेन नॉन FNO में काउंटर है और बट प्राइस पैटर्न बहुत अच्छा है। वो रहेगा KFinTech। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव और पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट थीम हमें अच्छी लग रही है। और इस काउंटर में टेक्निकली देखें तो डेली चार्ट में पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट हुआ है, तो मौजूदा लेवल पे खरीदारी की सलाह दे सकते हैं। 1295 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1380 के टारगेट के लिए।
ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक और ट्रेड चंदन के हवाले से आता हुआ। इस बीच एक ट्रेड मैं आपके स्क्रीन पर रखना चाह रही हूँ, भारतीय हेक्साकॉम। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे भारतीय एयरटेल की, और मुझे डिस्टिंक्टली याद है गौरांग ने कहा था वो भारती प्रेफर करेंगे वर्सेस हेक्साकॉम। आज भारती नहीं चला, लेकिन हेक्साकॉम में एक अच्छा खासा मूव आया है, कपटिक आया है। अब मानस, इस पर एक चार्ट चेक देंगे प्लीज, 1529 के आसपास। मैं इसका चार्ट निकाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपने सही कहा कि स्टॉक ने एक ऑलरेडी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया हुआ है। मेरे ख्याल से अभी कुछ हफ्तों पहले स्टॉक ने 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 1300 के आसपास का बॉटम था, फिर हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे, और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 1500 रुपए के ऊपर वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टारगेट अगर सेट करना होगा तो 1650 के आसपास का होगा, और पोजिशनली तो अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं 1479 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, मीनवाइल एक बार विशाल मेगा मार्ट देखते हैं, क्योंकि अब ये स्टॉक जो है डे हाई पर, और इस प्राइस पर हर्षदा इसका मार्केट कैप अब हो गया है 51,000 करोड़ का। जी हाँ, तो मतलब वो इस तरीके का मूव रहा है यहाँ पर, और ये बहुत ही शानदार लिस्टिंग रही है। वॉल्यूम भी देखिए 65 करोड़ के NSE में वॉल्यूम है, 7 करोड़ के BSE में वॉल्यूम है, कुल मिलाकर मतलब 72 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है यहाँ पर। तो बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम यहाँ पर इस स्टॉक में आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अनुज, ऑनेस्टली मेरी अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी कि इतनी बम्पर लिस्टिंग इस तरह के मार्केट में होगी। मेरी थी, मुझे लगा कि लिस्ट होगा और उसके बाद ठीक है ठंडे पड़ जाएंगे स्टॉक्स। मैं इनफैक्ट सरप्राइज था कि सुबह जो लिस्टिंग हुई थी वो उस लेवल की नहीं हुई थी, प्री ओपन में उस लेवल पे सेटल नहीं हुआ था जिस लेवल पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ ना आपको हर्षदा, मेरे लिए नो ब्रेनर था। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ऑब्वियसली इनकी मैनेजमेंट से बात की थी, मैंने इनका पूरा बिजनेस मॉडल पढ़ा था। ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी ग्रोथ रेट डीमार्ट की डबल रही है, और जिसका प्राइस मल्टीपल डीमार्ट का आधा था। कोई लॉजिक नहीं था, मतलब नो ब्रेनर था। काफ़ी कुछ छोड़ा था इन्होंने टेबल पर, और इसलिए मैंने आई थिंक, मैं वैसे IPO से बहुत ज़्यादा व्यू देता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सेलेक्टिव होता हूँ मैं जब IPO बात करता हूँ। हर IPO पे व्यू देने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन मैंने स्विगी पे दिया था एक व्यू कि स्विगी एक अच्छा IPO था, और आपको टेबल पे काफ़ी कुछ स्विगी ने छोड़ा था, और स्विगी में भी शानदार गेंस बने। और एक इस पर मैंने व्यू दिया था विशाल मेगा मार्ट पर, क्योंकि इसका IPO मैंने अच्छे से स्टडी किया था, और हमारी मैनेजमेंट से बात हुई थी, काफ़ी सदी हुई मैनेजमेंट थी। आप भी थे इनफैक्ट मेरे साथ शो में जब वो हमारी बात हुई थी, तो इसके लिए एक्चुअली नॉट सरप्राइजिंग। चलिए अब एक और सेक्टर की बात करते हैं जिसकी हालत थोड़ी ख़राब है। जी हाँ, हम पेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं। नोवामा की रिपोर्ट कहती है कि पेंट सेक्टर में नए प्लेयर की एंट्री से एशियन पेंट्स पर बहुत बुरा असर पड़ा है, और उनके मुताबिक बर्जर पेंट्स और इंडिगो एशियन पेंट्स के मुकाबले थोड़े से बेटर हैं। इस पूरी रिपोर्ट को पेश कर रही हैं श्रेया। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल, नोवामा ने इट्स पेंट स्पेस में अपनी राय रखी है और पेंट सेक्टर के दो स्मॉल प्लेयर को पिक किया है, बर्जर पेंट्स और इंडिगो पेंट्स। देखिए, फर्म का मानना है कि एशियन पेंट्स के सामने कुछ बड़े चैलेंजेस हैं, वैसे चैलेंजेस बर्जर पेंट और इंडिगो पेंट्स के सामने नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में बर्जर पेंट्स और इंडिगो पेंट्स में उनको दम दिखता है, वहीं एशियन पेंट्स के कुछ दिक्कतों को उन्होंने उजागर किया है। एशियन पेंट्स की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादातर अर्बन सिटीज़ में है, और अर्बन में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन, महंगाई अपने चरम पर है, हाउस रेंटल्स महंगे हैं, इंटरेस्ट रेट महंगा है। जाहिर सी बात है, लोग पहले अपना रेंट पे करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बाद में पेंट कराने का सोचेंगे। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत बर्जर पेंट्स और इंडिगो पेंट में नहीं आती दिख रही, क्योंकि इनका जो प्रेजेंस है वो अर्बन एरिया में नहीं है, वो रीजनल फोकस है, साथ ही स्मॉल स्केल पे वो ऑपरेट करते हैं। तो जो कॉम्पिटिशन का हीट है वो बर्जर और इंडिगो पेंट पे दिखने को नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन की मैंने बात की तो बिरला की एंट्री हुई है, और एशियन पेंट्स का जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया है, तो बिरला की एंट्री से एशियन पेंट्स का थोड़ा खेल ख़राब होता दिख रहा है। इसके अलावा फर्म ने ये भी अनुमान लगाया है कि Q3 में एशियन पेंट्स की जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें 1% की गिरावट देखने को मिलेगी हमें साल दर साल। वही वॉल्यूम में भी गिरावट, वही सेल्स में भी गिरावट देखने को मिलेगी 3% तक साल दर साल। लेकिन बर्जर पेंट्स में सेल्स में भी 6 गुने का इजाफा देखने को मिलेगा, 5% का वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा रीजन फोकस है। तो ये बात कही है नोवामा ने। 6% ग्रोथ वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिगो पेंट में। चलिए श्रेया, बहुत बहुत शुक्रिया। गाबा सर, एशियन पेंट्स कितना गिर सकता है ये स्टॉक आपके हिसाब से?
मुझे लगा था कि शायद 2000 को टेस्ट कर सकता है, वहां पर एक नेक्स्ट सपोर्ट है, स्ट्रक्चरली वीक है, जो 3000 का जो जोन था उसको ब्रीच नहीं होना, लेकिन हुआ। अब उसके बाद जो अभी ट्रेड करा 2351, मेरे हिसाब से 2000 के आसपास सपोर्ट है, वहां पर देखना पड़ेगा पैटर्न क्या बाइंग का है या नहीं है। फिलहाल तो वीक नजर आता है, और भी लोअर लेवल देख सकते हैं। आज भी किसी को शॉर्ट करना है तो 2380 का स्टॉप लगा चले, मेरे ख्याल से और लोअर लेवल देखेंगे एशियन बेस में, स्ट्रक्चर वीक। ओके, एशियन पेंट्स। चलिए अब एक काम करते हैं, ब्रेक का वक्त है और एक बार हल्का सा अगर आप देखें इंडेक्स पे चेक लेते हैं। इस बीच हल्का सा चेक लेते हैं इंडेक्स पे 24,193 निफ्टी, मतलब 24,200 की मोर और लेस ट्रजेक्टरी को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ, और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 52,000 की ट्रजेक्टरी को एटलीस्ट सिक्योर करता हुआ। अच्छा, एक बार लेके आइए एक स्टॉक और जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रजेक्टरी में, न्यू डेरिवेटिव्स जो थे ना स्टॉक्स, उनकी कैटेगरी में था। लेके आइए स्क्रीन पे एक बार प्लीज़। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 3743 डे हाई पर, बट यहाँ पे मेरे को कोई ओआई बहुत सब्सटेंशियल नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। मैं आता हूँ मैरिको पर, करीब 1% ऊपर 640। अमित, ये वो स्टॉक है मैरिको जिसमें मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार ओआई एडिशंस देख रहा हूँ, और ये लगातार अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहा है सारे एवरेजेस के ऊपर। क्या एक केस बन रहा है मैरिको के लिए 640 के ऊपर का, क्योंकि यहाँ इसके बाद जो बड़ा सप्लाई जोन है वो 690 से पहले नहीं है? जी वीरेंद्र जी, पिछले 3-4 दिनों से आपने बिल्कुल सही कहा, 10, 20 और 50 डेमा पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और इस मार्केट में भी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। यहाँ पे जो इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस आता है वो आता है लगभग 645-46 के आसपास। अगर उसके ऊपर निकले तो देन इट इज हेडिंग फॉर 670, 675। किसी को प्रीएम्प्ट करना है तो जो इमीडिएट स्विंग लो है दैट इज अराउंड 629। 630 के एक स्टॉप लॉस के साथ एक पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर इनिशियल टारगेट ऑफ 655 एंड नेक्स्ट टारगेट ऑफ 670। ओके, चलिए अब एक बार टीवीएस मोटर पे एक व्यू ले लेते हैं वापस, क्योंकि आज सुबह से स्टॉक की बात हुई थी कि जो वाहन का डेटा आया था उसमें अगर किसी एक कंपनी का डेटा स्टैंड आउट कर रहा था तो वो टीवीएस मोटर था, और ये स्टॉक भी थोड़ा करेक्ट हो चुका था, तो आज 1% ऊपर यहाँ पर इस समय ट्रेड में। आशीष भाई जी, एक बार व्यू दीजिए टीवीएस मोटर पर। जी अनुज जी, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। इनफैक्ट जिस हिसाब से सेटअप बना है, हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है। ये 2440 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है इसमें 2530 और 2550 के टारगेट्स के लिए। यस, मोटर में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है। एक दो ट्रेड्स मैं आपके सामने पेश करना चाह रही हूँ। हम एशियन पेंट की बात कर रहे थे, वो अब क्लियरली डे लो की तरफ सरकता हुआ साफ दिखाई दिया है, तो वहाँ पर प्रेशर कायम है। हालांकि जहां पर खरीदारी और जोर पकड़ रही है उसमें जाते जाते एक बार टोरेंट फार्मा देखते हैं, अल्केम लैब देखते हैं, और क्योंकि पूरे फार्मा पैक पर हम पहले वैसे भी बात कर रहे थे। अमित, आपने 5600 का टारगेट दिया था, ये बताइए क्या यहाँ पर ये आजकल में आने के कितने चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं अल्केम लैब्स के, क्योंकि 5500 पर तो आ ही गया है। इस बेसिकली ट्रेड को राइड करना है ना इस तरह के एक्शन के बीच। जी मैम, डेफिनेटली राइट करना, बिकॉज 200 डेमा से एक रिवर्सल दिखा रहा है। ओआई एडिशन काफी स्ट्रांग है और प्राइस और आरएसआई का डाइवर्जेंस है बहुत अच्छे पॉइंट से रिवर्स कर रहा है। वीकली चार्ट्स में ये इट इज अ गुड सपोर्ट एरिया, तो ये पोजिशनली मुझे लगता है इट इज अ गुड रिवर्सल कैंडिडेट फॉर टारगेट्स ऑफ 5600 एंड 5700। ओके, तो 5600 5700 के लिए बेसिकली ट्रेड है, तो राइड कीजिए क्योंकि यह मोमेंटम बढ़ेगा। अच्छा, विशाल मेगा मार्ट आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं। अभी बात हो रही थी एक बम्पर लिस्टिंग, जोरदार परफॉर्मेंस गिरते बाजार में इस कंपनी ने अपने पारी के पहले दिन दिखाया है, और यहाँ पर 21 लाख शेयरों के सुबह से लेकर अब तक सौदे भी हुए हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशंस ने भी हाथों हाथ लिया है। स्पेशली वो लोग जो शायद आईपीओ का हिस्सा नहीं बन पाए थे, लेकिन वहाँ पर एक अच्छा खासा वैल्यू इन्होंने ढूंढा। 2374 करोड़ के वैल्यू के लार्ज ट्रेड्स यहाँ पर उभर कर आए हैं। ये न्यू किड ऑन द ब्लॉक रहेगा गौरांग इस पूरे सेक्टर में, कंसिडरिंग डीमार्ट से तो वैसे भी आजकल लोग ज्यादा खफा ही रहते हैं। 78 का अपर बैंड था हर्षदा विशाल मेगा मार्ट का। आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और जैसे अभी अनुज भाई बता रहे थे, तुलना करते हैं मूल्यांकन को लेकर के, आकर्षण तो काफी दिखता है। तो अगर आपने निवेश किया है लंबी अवधि के लिए तो हमारी राय है
कि आप बिल्कुल यहाँ पर लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं। अगर खरीदारी करनी है तो आज उत्साह है थोड़ा बहुत, कल परसों अगर थोड़ा बहुत गिरावट आती है तो गिरावट पर आप नया निवेश कर सकते हैं। ओके, चलिए अब ये स्टॉक का 112 के करीब अब बात करते हैं मेहरबून ईरानी जी से और उनसे समझते हैं कि 2025 के लिए क्या आउटलुक है और उससे पहले 2024 में और कितनी करेक्शन बाकी है, क्योंकि अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है साल और लास्ट 3 दिन काफ़ी ख़राब रहे हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। ये लार्ज कैप में वापस सेलिंग का रिजम्पशन, एफआईएस की इतनी सेलिंग, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? आई थिंक ये तीसरी बार हो रहा है अनुज जी के पिछले 1.5 महीने के अंदर मार्केट इज हैविंग अ शार्प फॉल। एंड जैसे मार्केट गिरता है हम लोग सोचते हैं निफ्टी और घटेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, ये ट्रेडर एंगल से बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आप पिछले 15-20 दिन की मार्केट देखो तो रिलायंस को साइड में रखिए, ऑटो को साइड में रखिए और एफएमसीजी को साइड में रखिए। तो दिस 3 आर द मेजर लैगार्ड्स। रिलायंस इज अ लैगार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं निफ्टी के एंगल से बात कर रहा हूँ। और ऑन द अदर हैंड फार्मा एंड आईटी ने रिलेटिवली अच्छा किया है। ये बात संकेत देता है कि मार्केट कहीं पर इज बिकमिंग थीम स्पेसिफिक। इवन इफ यू लुक एट सम ऑफ द एनर्जी स्टॉक्स जो एनर्जी रिलेटेड है, आई थिंक दे हैव डन वेल। डिफेंस स्टॉक्स हैव डन वेल। रही बात इन्वेस्टर्स के एंगल की, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि निफ्टी 22,000 आएगा कि 26,000 आएगा, ये रोज लोग प्रेडिक्ट करते हैं, मैं भी प्रेडिक्ट करता हूँ, आप भी करते हैं, बट अल्टीमेटली हमें समझना चाहिए, ये अनुभव से बात करता हूँ अनुज जी, कि एटलीस्ट 10% ऑफ स्टॉक्स टुडे आर रूलिंग मच हायर देन व्हाट they were at when the Nifty was at 26,000. इसका मतलब एक लाइन आंसर है कि मार्केट हैज बिकम अ कंप्लीटली स्टॉक पिकर्स मार्केट। थोड़े से स्टॉक्स अक्रॉस सेक्टर्स पहले बॉटम आउट हो जाते हैं, थोड़े से बाद में बॉटम आउट हो जाते हैं। तो आई डोंट थिंक बियॉन्ड द पॉइंट हमें निफ्टी को देखना चाहिए। जब भी आपको स्टॉक पसंद है, इट हैज करेक्टेड डिसेंट इनफ, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, एक सेक्टर अच्छा है विच इज डूइंग वेल, I think just go and buy it. 1% और डाउन साइड, 20-25% अप साइड अगले 6 महीने में आप और क्या चाहते हो। आई थिंक काफ़ी टाइम से मैं कहते आ रहा हूँ कि मनी मेकिंग इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी राइट नाउ। थीम स्पेसिफिक हो या स्टॉक स्पेसिफिक हो, आई थिंक यू विल हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन दिस मार्केट। तो भले मैंने निफ्टी के बारे में कहा कि जो भी होने तो निफ्टी को डोंट बी बॉदर टू मच, गो एंड लुक एट योर स्टॉक्स एंड बाय देम इफ यू फील लाइक बाइंग देम। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी भी काफ़ी फ्रॉथ है अक्रॉस मेनी सेक्टर्स एंड अक्रॉस मेनी स्टॉक्स। कहीं पर मैं नहीं कहता हूं कि मार्केट हैज़ बॉटम्ड आउट और विल बॉटम आउट इन अ हरी। मैं ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूं। क्वार्टरली 3 अर्निंग्स अगेन कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रैक, रिलेटिवली शायद बेटर आएंगे क्वार्टरली 2 से, बट ईयर ऑन ईयर विल नॉट बी पॉसिबली इम्प्रेसिव। देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स इवन ग्लोबली। अगर आप S&P को देखो, आई थिंक पिछले 12 दिन में द स्टॉक्स विच हैव कम डाउन एवरी पासिंग डे इज मच हायर देन द स्टॉक्स विच हैव एडवांस्ड। मार्केट एकदम खराब है और शायद ये लास्ट 15-20 साल में ये यूएस में हुआ नहीं है। ट्रम्प का इफेक्ट जो था पॉसिबली कुड वेन आउट इन द शॉर्ट टर्म लीडिंग टू अ करेक्शन। आप टेस्ला को देखिए, टेस्ला इज लीडिंग द मार्केट एंड इज इंडिकेटिंग दैट इफ समथिंग गोज रॉन्ग समवेयर US markets also could correct. और US Fed का जो आज announcement आगा, I don't think will make a matter too much, but it could be the beginning of a little bit mildish correction coming into US stocks. रही बात इंडिया की, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि लैक ऑफ बाउंस जो हो रहा है मार्केट में, ओवरसोल्ड मार्केट होगा, लैक ऑफ बाउंस जो है is quite dangerous and quite worrying. Capital is leaving this country. We have to accept that. और वैल्यूएशन ज्ञान ठीक है कि स्टॉक सस्ता हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट बियॉन्ड द पॉइंट इट डज नॉट मैटर व्हेन द इकोनॉमी एंड अर्निंग्स आर गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। Many sectors today and many stocks in lot of sectors are finding it difficult to maintain their profits or make their profits grow at the same pace. So these are concerns. Urban demand is not picking up. These concerns are there. Whether the market has discounted it, मैं फिर से कहूँगा, quite a few sectors and quite a few stocks could have bottomed out and are going up, but there could be still some more froth left in many overvalued sectors and stocks. So this is the stock pickers market. Go and pick up your stock and don't fret and fume too much कि निफ्टी क्या कर रहा है, बिकॉज 5-6 दिन से मार्केट कट रहा है, एक बाउंस आ जाएगा, आप सोचोगे बॉटम आउट हो जाएगा। डोंट ट्राई टू प्रीएम्प्ट इट बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू मेक यू अर्न मनी। तो फिर ऐसी स्थिति में मेहरबून, आपने इन द लास्ट 2 months
किस तरह के स्टॉक्स में पैसा लगाया है, और आर यू ऑल्सो सिटिंग ऑन अ लॉट ऑफ कैश, क्योंकि कुछ तो ट्रेड करना होगा? हाँ, I think we have been discussing this whenever I come on the channel कि मैंने कहते आ रहा हूँ कि there is going to be pain for some more time to come in FMCG, consumer durables में pain है, auto में pain है आज की तारीख में, and I like sectors like agrochemicals, pesticides, specialty chemicals, fisheries. I like those type of sectors, and I continue to like the energy sector. Infrastructure sector में stocks थोड़े महंगे हैं, but I continue to like because I can distinctly feel आपका चैनल सुबह को जब भी देखता हूँ ऑफिस के तरफ आने के टाइम, तो मैं आई थिंक आई रियलाइज के ऑर्डर्स हैव स्टार्टेड फ्लोइंग इन अगेन. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कंट्रोल में था बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड बिकॉज ऑफ फ्लड्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आई थिंक गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी एंड दिस इज गोइंग टू अल्टीमेटली लीड टू अ ग्रोथ कमिंग बैक, और विद अ लेग इफेक्ट इट विल कम इन कॉर्पोरेट अर्निंग्स. ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैव गॉन आउट ऑफ द विंडो राइट नाउ. September was bad, December may not be very good. I'm not saying that. But maybe with a leg effect, 1-2 quarters later, things will start improving. So yes, I am watching out in the market. I am being stock specific. और ये sectors जो मैंने कहा are in general, I like stocks in those sectors. महबून नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ. एवेन्यू सुपरमार्ट पे आपका टेक क्या है? मेरे ख्याल से इसके अब तक के करियर में मेरे ख्याल से लिस्टिंग हुई थी 2017 में. टफेस्ट फेज 30% रिट्रेसमेंट फ्रॉम हायर लेवल्स. क्या ये क्विक कॉमर्स उसकी रियलिटीज़ को, मुझे खुद नहीं याद है कि मैं आखिरी बार वो कहते थे ना हम जो बड़े थैले में सामान लेके आते थे घर का राशन पूरा, कब लेके आया था मेरे को खुद याद नहीं है. क्या इस रियलिटी को आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे? आपका टेक क्या है एवेन्यू सुपरमार्ट पे? ये स्टॉक के बारे में फुल रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट. ओवर द इयर्स आई हैव बीन स्टेटिंग दैट स्टॉक इज एक्सपेंसिव. कहना अच्छा नहीं लगता, बट द पॉइंट इज द स्टॉक हैज रिमेन्ड एक्सपेंसिव. सो यहाँ पे बड़ा पैसा बनाना इज नॉट गोइंग टू बी इजी. इट विल कंटिन्यू टू बी अ वेल मैनेज्ड कंपनी. पीपल विल कंटिन्यू टू गो इनटू इट. ओवरऑल आप मुझे कहेंगे कंजम्पशन सेक्टर के बारे में, मेरा व्यू काफी सिंपल है और ये मैं कहते आ रहा हूँ आपके चैनल पर कि इन्फ्लेशन टुडे इज पिंचिंग एवरीवन. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. आज के जो एडिबल ऑयल प्राइसेस है बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी आर एट एन ऑल टाइम हाई. आप चावल देखो, गेहूं देखो, उनके जो दाम देखो इज मच हायर देन व्हाट दे वर अ फ्यू मंथ्स अगो. ऑल्सो आप मार्ट में जाते हो, एवेन्यू की डी-मार्ट के दुकान में जाते हो, रिलायंस के दुकान में जाते हो, आप देखते हो कि द नंबर ऑफ वेराइटीज इन फ्रंट ऑफ यू आर एटलीस्ट 10 times मोर देन व्हाट दे वर 5 years ago. आप जो भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ, द नंबर ऑफ कैटेगरीज हैज इंक्रीज्ड. What happens is the choice is plenty. So the market share of each company is not growing beyond a particular small percentage every year. Even the company's growth is not increasing. So ये हाल में I don't think the valuations are going to expand. They can only contract. But on the other hand, एक चीज हो सकता है, कल गवर्नमेंट अगर पाम ऑयल पे इम्पोर्ट ड्यूटी निकाल दे, पेट्रोल या डीजल प्राइस का नीचे भाव घटा दे, नाउ इम्पोर्ट करने लगे वीट को. So for all you know, the stocks could rally 5-10-15%. We will say, "Arey, it was a great buying opportunity." So on the whole, ये sector में because of lower urban demand and because of the factors which I just mentioned to you on import duty of oil, rise in wheat, they should import wheat. Who am I to say this? But the government is very proactive, and for all you know, they will do it one fine day. So all these are factors which is hurting the sector right now. और साथ में market share. Even if the market grows by 7, 8, 9, 10%, the companies are not growing at the same pace because जो companies सामने आपके आ रहे हैं, more and more brands from different companies are going on coming and attracting your attention. So ये जो problem है, तो ये reason के कारण मैं आपको हमेशा I was a little subdued in my outlook for this sector. आज मैं इतना कहना चाहूँगा कि quite a few of the stocks have come to levels जहाँ से मुझे ज़्यादा downside नहीं लग रहा है. But to make it go up, I would expect the government to act and come up with some measures by which demand picks up. मेरे मुझे रिलायंस में क्या तकलीफ है इस समय? सबसे ज़्यादा मार्केट के ऊपर प्रेशर अगर पिछले कुछ महीनों में एक स्टॉक ने डाला है तो वह रिलायंस. एक साल महीनों ने अनुज जी, I think yes, it has been a major drain on the Nifty. Major drain on people because public कहती आ रही है कि Reliance घटे, just go and buy it for the longer term. And I don't like to disagree with people who are positive Reliance. Reliance को मैं भी पसंद करता हूँ, but Reliance को जो problems थे, वो problems are for real. अभी के
ये भाव से पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, तो मुझे कहीं पर लगता है कि डाउन साइड में इसका नाका आ रहा है. I don't see it possibly falling below 1200 rupees now. This is my personal feeling because now people are talking about it. 1400-1500 एक्स बोनस अभी था, लोग कह रहे थे कि रिलायंस ये भाव में अच्छा है, तभी कहना उचित नहीं समझ रहा था, बट आई वॉज नॉट इन अ हरी टू बाय इट. बट समवेयर आई फील नाउ इट इज कमिंग टू अ प्राइस वेयर वन शुड गो एंड बाय इनटू इट. बट इसके लिए आई थिंक कंपनी विल हैव टू कम अप विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन द डीमर्जर्स एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड वैल्यू अनलॉकिंग जो हो. I think people have been expecting for quite some time. That should come out in the open. But at the present price, मैं कहूँगा कि Reliance is no longer a sale. I think another 4-5-6%, and I think the stock hopefully could bottom out, and that could also be a trigger for the overall Nifty also. अगर main stocks अगर आपके कटने के बंद हो जाए, तो I think the Nifty also will not fall beyond the point. आपको ध्यान में होगा 3-4 महीने पहले अनुज जी ने आपको HDFC बैंक के बारे में कहा था कि निफ्टी को जो भी होने दो, आई थिंक HDFC बैंक विल बी अ रिलेटिव आउट परफॉर्मर. कहीं पर लगता है आज के भाव में रिलायंस इंडस्ट्रीज कुड बी एन आउट परफॉर्मर टू द ओवरऑल निफ्टी इन 2025. फर्स्ट क्लास बेस बना चुका है. अगर 1225-1200 से अगर 1500 भी आता है, I think that will make it a relative outperformer to the overall Nifty in 2025. This is my personal view. मेहबून, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया. और मेहबून जी ने जाते जाते जो रिलायंस पे एक व्यू रखा, प्लीज़ उनका एक निजी राय है, लेकिन क्योंकि इस चैनल पर रखा गया है, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं. प्लीज़ किसी भी राय के साथ साथ अपनी एक निजी राय विशेषज्ञ की ज़रूर रखें. निफ्टी आपके स्क्रीन पे आ रहा है. टुवर्ड्स क्लोज इट्स 24185. बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डीलो की ट्रैजेक्टरी में. अनुज, आखिरी तक ये सेलिंग काफ़ी हद तक रही और वही शायद HDFC बैंक की डीलों पर अभी भी है. एक इवेंट है, ग्लोबल इवेंट, क्या करें इस मद्देनज़र, इस प्राइस पे क्या करके जाएं? देखिए वीरो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आज का निफ्टी का इंटरडे देखिए या बैंक निफ्टी का इंटरडे देखिए, मार्केट ने आपको मौका दिया है, ठीक है, ट्रेड लेने का. फॉर एग्जांपल अगर आपने कल शॉर्ट नहीं किया था तो ऐसा नहीं था कि आज आपको कुछ बहुत ज़्यादा लॉस हुआ. आज एक समय पे ग्रीन में भी थे दोनों इंडेक्स. तो ये एक बहुत क्लियर साइन है मार्केट में इस समय पोजीशन कैरी मत करिए. इवन अगर आप नेगेटिव भी हैं मार्केट पर तो भी कोई ज़रूरत नहीं है आप कैरी करें, आपको मौके मिलेंगे मार्केट में. और ये बाज़ार अब एक डे ट्रेडर्स मार्केट है, ट्रेडिंग में आपको मौके दे रहा है, तो ओवरनाइट रिस्क कैरी करने की ज़रूरत ही क्या है. वैसे भी इस मार्केट में आप ओवरनाइट रिस्क वैसे भी नहीं कैरी करना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट लाइंड अप है, फेड वाला. ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसके ऊपर ग्लोबल मार्केट मूव करेंगी, तो इसके लिए ये इवेंट हो जाए उसके बाद एक व्यू लेंगे. लेकिन एक चीज़ है, अगर खैर अभी 20 मिनट बाकी हैं, लेकिन अगर ये क्लोज यहीं हुआ 24,180 के आसपास, तो ये मार्केट के लिए मेक और ब्रेक जोन है. क्योंकि अगर आप इसके बाद फेड की मीटिंग के बाद 24,000 के नीचे फिसले तो वापस वो जो अक्टूबर के लोस थे 23,200, उनको रिविजिट करने का रिस्क मार्केट में बढ़ जाएगा. क्योंकि हम एग्जैक्ट 24,800 50% रिट्रेसमेंट जोन तक गए, 2 बार वहाँ गए, दोनों बार वहाँ से फिसले, और उस हिसाब से ये जो क्लोज है ये थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी मार्केट के लिए. चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है पहले वो जानते हैं, उसके बाद एक और अपडेट भी लेंगे यतिन से. बट यतिन, डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिला पहले वो बताइए. हाँ, 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले है पूनावाला फाइनेंस. स्टॉक काफ़ी कमज़ोर है. डीलर्स यहाँ HTBT की सलाह दे रहे हैं 320-325 के टारगेट्स के लिए, और यहाँ काफ़ी सारे HNIs अपना जो लॉन्ग पोजीशन है वो अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़े हैं. फ्रेश शॉट्स भी यहाँ लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक डीलर्स को वीक लग रहा है. इसके अलावा अशोक लेलैंड में भी और इन जनरल ऑटो स्टॉक्स में FI की सेलिंग बरकरार है. यहाँ भी 210-215 के लेवल्स लोअर साइड पे आ सकते हैं, और यहाँ भी डीलर्स जो है वो बिकवाली की सलाह वायदे मार्केट में दे रहे हैं. ओके, तो 2 सेल कॉल्स डीलर्स की तरफ से आ रहे हैं इस समय, पूनावाला और अशोक लेलैंड, यहाँ पर सेलिंग रहेगी. अच्छा, यतिन के पास एक और अपडेट है. जो सेबी की बोर्ड मीट है उसमें से SME IPO से लेकर कुछ नियम और सख्त हो सकते हैं. यतिन, क्या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन? तो आज जो है सेबी की बोर्ड मीटिंग सिलेटेड है. कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन जो मुद्दा है वो SMEs और इनसाइडर ट्रेडिंग को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर एजेंडा पूरा का पूरा निर्धारित है. SMEs की बात करें तो किस तरीके से जो HNI स्पेकुलेशन हो रहा है उसको कम किया जाए, और कहीं ना कहीं जो कैटेगराइजेशन अवेलेबल है बड़े IPOs, मेन बोर्ड IPOs के लिए, उस तरीके का कैटेगराइजेशन स्मॉल HNI, बिग HNI का, क्या SMEs में भी उसमें साइज़ बढ़ा दी जाए, उसमें किस तरीके से बदलाव किए जाए, इस पे विचार विमर्श होगा. इसके अलावा अगर हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए बात करें तो 25% आप IPO का पैसा जो है
जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए ईयरमार्क कर सकते थे, जिसका मिसयूज़ शायद कहीं ना कहीं एसएमई कंपनियां कर सकती हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इशू का केवल 10% ही ईयरमार्क किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव हैं वो आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे, ताकि जो फंड रेज हो रहा है एसएमई मार्केट में वो स्पेसिफिकली पर्पज़ के लिए, स्पेसिफिकली केपेक्स के लिए यूज़ हो। तो कहीं ना कहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और जो 2-4 पीछे कंप्लेंट्स भी गई हैं कि पैसा मिसयूज़ होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के नाम पे, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक कर्व आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इनसाइडर ट्रेडिंग की और यूपीएससी यानी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यहाँ भी दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है मार्केट रेगुलेटर। रेटिंग्स हो, क्रेडिट रेटिंग्स हो, फंड रेज हो या किसी भी प्रकार का फ्रॉड और डिफ़ॉल्ट हो बैंक्स की तरफ से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से जो एक्सचेंज को दिया जाना चाहिए सबसे पहले, उस इंफॉर्मेशन को भी जो है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन माना जाएगा, यूपीएससीआई माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग कंपनी और उनके की मैनेजरियल पर्सन्स, उनको भी इंसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में लाया जाए। इस तरीके के नियम में फेरबदल हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए मार्केट पेनिट्रेशन के लिए, ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए, तो इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन क्लियरली एसएमई की जो आईपीओ के बदलाव हैं और यूपीएससीआई का जो दायरा बढ़ाने की बात है, वो शायद एक एजेंडा में से बहुत बड़ी की चेंज आप देख सकते हैं आज के बोर्ड मीटिंग के बाद। तो इनफैक्ट वो एसएमई आईपीओज वाला पॉइंट होगा जिस पर नजरें होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। चलिए अब रुक करते हैं BTST STBT ट्रेड्स। कंसिडरिंग मार्केट का मूड तो फिलहाल सुधरा है नहीं और हम 24,200 के नीचे परसिस्ट कर रहे हैं। गाबा जी बताइए, तेजी या मंदी? तेजी, बिल्कुल। स्टॉक का नाम है, आई थिंक चार्ट का चमत्कार मैं दिया था सुबह, उसको रिपीट करूंगा, वो है लुपिन। 2100 का टारगेट तो आ चुका, आप कह सकते हैं स्टॉप लगाना चाहिए 2085 का। अपसाइड टारगेट 2140। यस, लुपिन। लुपिन ये हो गई गाबा सर के पिक। मानस आप क्या कैरी करेंगे? देखिए, पॉलिसी बाजार को आई थिंक कैरी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक ने 2 दिन पहले 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, उसके बाद कंसोलिडेशन है, लेकिन यहाँ पर वीकनेस नहीं है और आखिरी के 1 घंटे में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो पॉलिसी बाजार के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2119 2119 के स्टॉप लॉस से इस फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और 2220 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, पीबी इन्फोटेक आपका बाय कॉल है। अमित जी आपका ट्रेड? जी विनय जी, मैं प्रेस्टीज एस्टेट्स के साथ जाऊंगा। डेज हाई पे क्लोज कर रहा है एंड देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ हियर। तो 1875 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स आएंगे 1930 रुपए के। प्रेस्टीज एस्टेट्स में एक मौका तेजी की पोजीशन लेने का। भैती जी आपका ट्रेड? जी हर्षिता मैम, गॉडरेज प्रॉपर्टीज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ये हमने 2 दिन पहले भी सजेस्ट किया था, तब 2950 के करीब चल रहा था और पिछले 2 दिनों में जहां निफ्टी में गिरावट देखने मिली है, ये स्टॉक कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है अपने 3000 के लेवल्स को। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है वो 2950 का ESL मेंटेन करे। 3060 3060 का पहला लेवल और 3100 के दूसरे लेवल के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। चंदन आपका ट्रेड क्या रहेगा, क्या कैरी करेंगे? देखिए अगेन, जो भी कैरी कर रहे हो आप, इम्पोर्टेंट इवेंट है उसको ध्यान में रखें, क्योंकि उसके चलते मार्केट में एक स्विंग देखने को मिलेंगे। बट यस, फिर भी मेरे फोकस पे रहेगा यहाँ पे ट्रेंड। ट्रेंड में स्लो एंड स्टडी अपमूव बन रहा है, एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है और काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में 7100 7050 के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो ट्रेंड पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा 6950, अपसाइड में बनेंगे 7600 के टारगेट। ओके, ट्रेंड आपका 3120 पे लॉन्ग कॉल। हम चलते हैं गौरांग जी के पास। गौरांग जी क्या कैरी करेंगे और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आज रात को एक बड़ा इवेंट भी है? देखिए, कैरी करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नजरिया क्या है आपका ये देखना अनिवार्य है। और फार्मा क्षेत्र की काफी कुछ कंपनियों का जिक्र हो रहा था अभी, तो हमने भी फार्मा क्षेत्र में से एक कंपनी है जिसकी चर्चा अमूमन होती नहीं है वीरेंद्र जी, टोरेंट फार्मा की हम बात कर रहे हैं। इस कंपनी का हमने चयन किया, टोरेंट फार्मा का। और लक्ष्यांक की अगर आप बात करें तो हमें लग रहा है कि 3600 के लक्ष्यांक आपको दिखाई दे सकते हैं, जो कि ज्यादा दूर नहीं है जहां पर यह कामकाज कर रहा है। तो वापस अपने ऐतिहासिक स्तर के आसपास जाता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, चलिए अब आपको बैन अपडेट बताते हैं। 2 और स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक और NMDC। NMDC में 106% पोजीशंस, पंजाब नेशनल बैंक में 92% पोजीशंस और बैन से बाहर आने का अभी कोई कैंडिडेट है नहीं। वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। डेफिनेटली आज तो बेरिश रही। वीरू? बिल्कुल अनुज, 2 दिन से काफ़ी बेरिश मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे आएगा।
शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स। और आज इसमें एक बार फिर से कल रियल स्टेट की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी लॉन्ग साइड में। मेरे ख्याल से आज फार्मा की प्रेजेंस होगी आपकी स्क्रीन पे। 31 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 14। और ये कल स्टैट्स कल भी काफ़ी गंभीर थे। 142 शॉर्ट्स आज और 35 पे लॉन्ग अनवाइंडिंग। आइए पहले लॉन्ग की स्लाइड्स देखते हैं। यहाँ पे लॉन्ग कहाँ थे। सबसे ऊपर IGL, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ और विंडो फार्मा, ल्यूपिन, प्रेस्टीज स्टेट्स ने आज भी डोमिनेट किया इस पूरे स्विंग को। फ्रेश लॉन्ग, सब्सटेंशियल लॉन्ग क्रिएट हुए। क्लियर साइन थे ट्रेंड में। ट्रेंड जब भी 7000 के ऊपर होता है शॉर्ट कवरिंग इसमें होती है। IDFC फर्स्ट बैंक, ग्रेनुअल्स को इनफैक्ट 1% ऊपर अच्छा स्विंग मिला। अतुल लिमिटेड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। शॉर्टिंग कहाँ पे हुई? पिरामिड एंटरप्राइजेस, NMDC। बैंकिंग में फेडरल बैंक, मिड कैप बैंकिंग में दानी ग्रीन्स, डिलीवरी ने कल तक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, लेकिन आज शॉर्टिंग हुई यहाँ पे। और PVR, आइनॉक्स, चारों खाने चित। सेम इज द केस विद NCC। हुडको बहुत दिनों बाद, मतलब इसने ऑलमोस्ट 361 तक का एक स्विंग दिया था, उसके बाद आज डिप आया। और LTI, माइंडट्री, नायका, इन सभी काउंटर्स में सॉफ्टनेस थी। एक स्टॉक और मैं जाते जाते फिर आई थिंक डिस्कशन में इस वक्त इंक्लूड करना चाहूँगा। एक बार लेके आइए आप जिस प्रकार का क्लोज हमें टाटा मोटर्स में मिल रहा है, काफ़ी गंभीर क्लोज ये। और ये टाटा मोटर्स इस दौर की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे 757 और ये क्लोज आ रहा है, आप समझ लीजिएगा कि 3 जनवरी 2004 के बाद मोटा मोटी CY24 के लोवेस्ट क्लस्टर पर जाके हम क्लोज होते हुए। मानस, लग रहा है आपको कि अब यहाँ पे दिक्कत ये है मानस कि CY23 टाटा मोटर्स के लिए एक वर्टिकल राइज का ईयर था और अब दूर दूर तक ऐसा कोई चार्ट पे टाइम फ्रेम में है ही नहीं जहाँ पे आपने टाइम स्पेंड किया हो। लॉजिकली हमें पुट राइटर से ही थोड़ा सा कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि रुकेगा कहाँ। आपका व्यू क्या कह रहा है? देखिए ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है। 4 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। मेरे ख्याल से तो गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं और टारगेट भी बड़े आते हैं। 670 तक के टारगेट्स पॉसिबल है टाटा मोटर्स में। आई थिंक कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए और फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 820 रुपए के ऊपर निकले। 755 डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ टाटा मोटर्स। HL में भी आज प्राइस डैमेज हुआ, हालांकि उतना सिग्निफिकेंट नहीं था क्योंकि मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कि इट्स वेल बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस, तो यहाँ पे वो टेंशन नहीं है। और ऑटो स्पेस में ही आज एक अशोक लेन में क्रैक था। और जहाँ तक मैं कुछ देर पहले बैंकिंग की बात कर रहा था, फेडरल बैंक में काफ़ी बड़ा क्रैक था। और एक बार लेके आइए आप डालमिया भारत, करीब करीब 2% नीचे ये स्टॉक भी रहा। आज इसने भी अपने क्रिटिकल एवरेजेस को तोड़ा और अब मेरे ख्याल से 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे आके ट्रेड करता हुआ। और अगर आप देखें एग्रेसिव स्टॉक्स की श्रेणी में भारत फौज को लेके आइए। भारत फौज 1308 डे लो की ट्रैजेक्टरी, साथ ही साथ ये इस दौर के लोवेस्ट क्लस्टर पे। इनफैक्ट अमित, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये कैंडिडेट है जहाँ पे आप शॉर्ट को और कैरी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल लेवल यहाँ भी टूटे हैं और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से ही रिवर्सल आता है बार बार। जी वीरेंद्र जी, स्ट्रक्चर काफी वीक है। इनफैक्ट एक अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन यहाँ का ब्रेकडाउन भी है यहाँ पे और सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। परसों के 3 दिन पहले एक सत्र में इसने लगभग 1300 के लेवल से रिकवरी दिखाई थी, वो वापस से ये ब्रीच कर रहा है, तो शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग रखेंगे 1320 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 1270 के। ओके, चलिए अब आखिरी के 10 मिनट बचे हैं, मार्केट का पंचनामा की बात करते हैं और श्रेया भी जुड़ गई हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल, सवाल आज भी हैं और गिरते बाजार में एक ऐसा इंडेक्स है जो तेज़ है, फार्मा सेक्टर की बात कर रही हूँ, उसी से एक स्टॉक पिक किया है। रेणुका जी का सवाल है, ल्यूपिन पे पूछ रही हैं और ल्यूपिन ने पिछले 6 महीने में अच्छा मूव दिखाया है, 32% से ज़्यादा तेज़ है। क्या करना चाहिए ल्यूपिन में? श्रेया, ल्यूपिन खैर मेरा फार्मा में सबसे टॉप पिक रहा है। मैं 600-700 रुपये से ल्यूपिन के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर जाएगा और ये गया भी है। अब मेरा ये मानना है कि अभी भी ये स्टॉक यहाँ से भी आपको आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि US मार्केट में भी मार्केट शेयर गेन कर रहा है और इतने सालों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब इस स्टॉक ने चलना शुरू किया और मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट 10 साल का हाई ये स्टॉक निकाल रहा है। जो इसका प्रीवियस हाई था वो आई थिंक 2013 या 14 में था, तो उसको ये निकाल रहा है स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक्स नॉर्मली ठहरते नहीं हैं वहाँ पर, तो जिनके पास है वो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बने रहने की सलाह है। सर, बैंकिंग स्टॉक्स में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है। कोटक बैंक पे पूछ रहे हैं रोहित जी, कोटक बैंक में क्या करना चाहिए? देखिए,
रोहित जी, कोटक बैंक एक टिपिकल रेंज बाउंड स्टॉक है जो 1700 से 1900 की रेंज में है और एक साल से इस रेंज में है, गिव और टेक 50 रुपये ऊपर या नीचे। अगर आप इसकी एक साल का चार्ट देखेंगे, ये देखिए, तो ये बस अब इस रेंज में रहा है और कोई मूव नहीं है स्टॉक में। इनफैक्ट इसको आप एक्सटेंड भी कर देंगे, शायद 2 साल में भी इतना ही मूव रहा हो इसमें, कोई बहुत ज़्यादा। तो ये उस तरीके का स्टॉक नहीं है। देखिए 2 साल का भी मूव देखिए इसका, एक बैंड में घूमता है 1700 से 1900 का। इस बैंड को अगर आप स्मार्टली प्ले कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ना तो ये ट्रेडर का स्टॉक है ना ये इन्वेस्टर का स्टॉक है। एटलीस्ट पिछले 2 साल में इसने कुछ नहीं किया है, इसको छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। कभी इसमें मूव आएंगे अच्छे तब वापस कैप्चर करने की कोशिश करिएगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इस स्टॉक में मुझे लगता नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा आपको ट्रैक्शन मिलेगा। चलिए 335 पर श्रेया और मैं जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर से और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर, तब और सवालों के भी जवाब देंगे। लेकिन फॉर नाउ निफ्टी में रिकवरी आई नहीं वीरू, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, लेकिन ठीक है। 24,200 मतलब डे लो के काफ़ी करीब ही इस समय मामला है निफ्टी पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो रिकवरी नहीं आई और थोड़ा ढीठ शॉट थे अनुज, और ये मेरे ख्याल से कल के लिए भी इस इवेंट को शायद वो देखना चाहते हैं, इसीलिए कैरी करते हुए। निफ्टी बैंक में डे लो से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी थी। बैंक्स में थोड़ी बहुत कवरिंग थी और 1-2 स्टॉक्स को यहाँ पे और मॉनिटर कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और चलेंगे वॉल पे। अच्छा, हीरो मोटोकॉर्प पे क्या है, जो आंकड़े आए थे रजिस्ट्रेशन के वो वाकई डिप्रेसिंग थे। इट्स 4384। हीरो मोटोकॉर्प भी ये वो स्टॉक जो अपने 8 मई 2024 के बाद सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पर जाके क्लोज होता हुआ। जरा प्लीज़ एक बार इन कंपैरिजन विद बजाज ऑटो दिखाइएगा, क्योंकि आज टीवीएस मोटर्स ने ठीक ठाक पारी खेली। इशू टीवीएस मोटर्स के साथ नहीं था, इशू था बजाज, ये है आपका हीरो मोटोकॉर्प के साथ। बजाज ऑटो भी समहाउ आई थिंक इसने इस सेशन को ठीक ठाक तरीके से निकाल लिया, बट हीरो मोटोकॉर्प का क्लोज काफ़ी ख़राब है। चंदन, आपका ठीक हीरो मोटोकॉर्प पे आपके डाउनसाइड प्रोजेक्शंस क्या है हीरो मोटोकॉर्प पे? बिल्कुल देखिए, हीरो मोटो पिछले लगातार लगभग आप देखोगे तो 13-14 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस इंटेक्ट है। मल्टीपल मंथ्स के लो यहाँ पे तोड़े। इनफैक्ट वीकनेस कंटिन्यू, और कोई भी कंसोलिडेशन आता है वहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट तैयार हो जाता है। तो बिकवाली की सलाह रखेंगे। डाउन साइड में जो हमारे टारगेट है वो कहीं ना कहीं 4050 से लेकर 4100 के आसपास बन रहा है। ओके, मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए चार्ट आईजीएल का, इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर रखते हैं। और टुवर्ड्स द एंड इस स्टॉक में ये जब शो की शुरुआत की थी तो कुछ इतने खास मूव्स नहीं थे, लेकिन एकदम से ये F&O का टॉप गेनर बन गया है अब 4.5% ऊपर। ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक या इस कंपनी को लेकर जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जो अगली जीएसटी कमेटी की मीट है उसमें गैस को जीएसटी में लाने पर बात होगी या नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं उसको लेकर और ये काफ़ी बाइनरी आउटकम है इनके लिए। लेकिन एकदम से आईजीएल में एक मूव आया और ये स्टॉक एकदम से डे हाई पर आया। मानस, एक लग रहा है यहाँ पर कि जिस तरीके की बाइंग आई है पिछले कुछ मिनटों में, शायद एक इन्फॉर्म्ड बाइंग हुई है यहाँ पर। कोई व्यू रहेगा स्टॉक पर, आईजीएल पर? तो देखिए, सस्ता ऑप्शन में यही रिकमेंडेशन था, 400 वाला कॉल ऑप्शन मैंने रिकमेंड किया था आईजीएल का। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब 6-7 दिन से हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल पे 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले लेता है। आज के पैटर्न और वॉल्यूम्स को देख के तो बिल्कुल लग रहा है कि क्लोजिंग बेसिस पे इसे एक ब्रेकआउट मूव की तरह देखना चाहिए और कम से कम 20 रुपए ऊपर अपने टारगेट सेट करने चाहिए। ओके, यही मानस की कॉल थी, 400 की कॉल आईजीएल की। लेकिन एक बार फिर से इंट्राडे फायर करिए इसका, क्योंकि एकदम से टुवर्ड्स द एंड इसमें अच्छा मोमेंटम आया स्टॉक में। और ये देखिए स्टॉक करीब 4.5% ऊपर यहाँ पर बंद होता हुआ। इनफैक्ट ये एक स्टॉक है, इसके अलावा एक आध और स्टॉक्स हैं जो इस वीक मार्केट में भी डे हाई पर बंद हो रहे हैं। उनमें एक और स्टॉक है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, अगेन एक रिसेंट एंट्रेंट F&O में। ट्यूब इन्वेस्टमेंट आएगा आपकी स्क्रीन पर। गौरांग, ये है क्या आपके रेडार पर स्टॉक ट्यूब इन्वेस्टमेंट का? खरीदारी की राय बिल्कुल है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक है ये अनुज भाई, ज्यादा इस पर भी चर्चा होती नहीं। 4170 तक के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पर। ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आपके स्क्रीन पे 3753 पे अच्छा पुल बैक था इसमें भी। और अच्छा, एक बार जाते जाते मैं ज़रा FMCG स्पेस में मैरिको को रखूँगा आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि मैरिको जिसका कुछ देर पहले मैं जिक्र कर भी रहा था, एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। मैं एक बार मैरिको के साथ कोलगेट को भी देखना चाहूँगा, क्या वो यहाँ चीज़ विजिबल है। कोलगेट में एक पुल बैक था बट नॉट स्ट्रॉन्ग, और वो पुल बैक ऐसी जगह प्लेस्ड भी नहीं था कि जिसके चलते हम उसको कहीं थोड़ा आई थिंक कंसिडर करें। बट मैरिको वाकई प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है और मैरिको ने ही आई थिंक ये इस पूरी वीकनेस के दौर को शुरू किया था।
और जहाँ तक पेंट स्टॉक्स जिसका जिक्र हम श्रेया के साथ कुछ देर पहले कर भी रहे थे, लुक एट बर्जर आज क्लोज होता हुआ 453 पे। आज ये मेरी आई थिंक टीम में नेगेटिव साइड पे प्लेस भी था। बर्जर आज क्लोज होता हुआ, अगर मैं बिल्कुल प्रिसाइसली बात करूं तो अपने मल्टी मंथ आई थिंक जून 2022 के बाद के तक के 4 पैनिक लो लगे हैं, उसी के आसपास जाके क्लोज होता हुआ। तो पेंट्स इन बैड शेप। चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए अनुज के पास बड़ी बॉल। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू वीरू। क्लोज खराब रही मार्केट के लिए, हालांकि 24,200 के जस्ट ऊपर रहे, लेकिन फिर भी किसी भी एंगल से इसे अच्छी क्लोज नहीं माना जाएगा। 123 पॉइंट नीचे निफ्टी पर, बैंक निफ्टी 650 पॉइंट नीचे 52,200 पर। निफ्टी आईटी ने थोड़ी मदद की ज़रूर मार्केट की, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं था। करीब करीब 1/4% निफ्टी आईटी ऊपर था। और आज तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट थी। टुवर्ड्स द एंड हल्की सी मामूली सी रिकवरी आई, लेकिन मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 2/3% नीचे था, मतलब निफ्टी से ज़्यादा गिरा, और स्मॉल कैप इंडेक्स उससे भी ज़्यादा गिरा, करीब करीब 1% स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा। एडवांस डिक्लाइन देखिए, इसी की बदौलत ख़राब था। 684 बढ़ने वाले शेयर्स और 1757 गिरने वाले शेयर्स इस समय आपको दिखाई देंगे। लेकिन आज का जो मेन कल्प्रिट था वो था बैंक निफ्टी। देखिए 1.25% के करीब बैंक निफ्टी में आज गिरावट थी। चलिए सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं आज, और क्लियरली एक सेक्टर स्टैंड आउट कर रहा था आज, फार्मा। इस वीकनेस में सिर्फ इसने बचाया, 1% फार्मा ऊपर था, और कुछ हद तक आईटी जो करीब करीब 0.2% ऊपर था। कहने को एफएमसीजी भी ग्रीन में था, लेकिन ये ऑलमोस्ट फ्लैट था। लेकिन प्रेशर कहाँ पर आया मार्केट के ऊपर? सबसे ज़्यादा बैंकों की वजह से, चाहे निफ्टी बैंक हो, चाहे निफ्टी फाइनेंशियल्स हो, चाहे पीएसयू बैंक हो। पीएसयू बैंक देखिए 0.25% नीचे, और पीएसयूज़ में भी गिरावट थी 2% नीचे। कैपिटल गुड्स एक और स्पेस थी, लास्ट की वजह से यहाँ पर 1.5% का डिक्लाइन था। और मेटल्स में भी करीब करीब 1.5% के डिक्लाइन। ऑयल एंड गैस करीब करीब 0.8%, और रियल एस्टेट करीब करीब 0.5% नीचे बंद हुआ। तो कुल मिलाकर सेक्टोरल हीट मैप ख़राब था मार्केट का। अब आते हैं निफ्टी के हीट मैप पर, और क्लियरली यहाँ पर एक चीज़ जो विजिबल है, जो वीक स्टॉक्स हैं उनमें और काफ़ी वीकनेस है। टाटा मोटर्स 3% नीचे, अब 750 ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है टाटा मोटर्स। BEL, NTPC, लार्सन एंड ट्यूब्रो, कोल इंडिया, श्रीराम फाइनेंस, ICICI बैंक और HDFC बैंक ने सबसे ज़्यादा दबाव डाला मार्केट के ऊपर। इसमें आप ऐड कर दीजिए कुछ हद तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी। हालांकि आज रिलायंस ठीक ठाक था, उसने मार्केट पर इतना प्रेशर नहीं डाला। इनफैक्ट ऑन मार्जिन रिलायंस ने सपोर्ट करने की कोशिश की मार्केट को, 3/4% ऊपर था। उसके अलावा कुछ IT स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस और विप्रो में थोड़ी सी बाइंग थी। ट्रेंट में बाइंग थी, आज निफ्टी का टॉप गेनर था। और फार्मा स्टॉक्स में डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला यहाँ पर बाइंग थी। लेकिन कुल मिलाकर एक और ख़राब दिन मार्केट के लिए, और फेड के इवेंट से जस्ट पहले एक और मार्केट में छोटा सा मिनी ब्रेकडाउन। फिर बिल्कुल मिनी ब्रेकडाउन, और कल का दिन क्रिटिकल एक्सपायरी, और हमें फेड के फैसले का सामना भी करना है। और मेरे ख्याल से इस घटना से पहले, इस घटनाक्रम से पहले, इस इवेंट से पहले आपके जहन में बहुत प्रश्न होंगे, अपने आप को कैसे पोजीशन करें। और कल सुबह फेड के निर्णयों के अकॉर्डिंगली, और बैंक निफ्टी पर या फिर किसी भी स्टॉक पर आपको कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा। मार्केट का पंचनामा आपसे छोटे से अगर आप देखें एक अंतराल के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप श्रेया से और अनुज से मुलाकात करेंगे, और पूछिए कोई भी प्रश्न। और बाकी इस पूरे पैनल की मुलाकात आपसे सुबह होगी मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।